ओके, कैसे हो मेरे भाई, कैसे हो बहन। मैं यहाँ पे रिएक्ट करने वाला हूँ, लेकिन इससे पहले प्रेफरेंस देना बहुत ज़रूरी है कि भाई मैं कोई पॉलिटिकल कमेंटेटर नहीं हूँ, मेरी नॉलेज कोई वो नहीं है। मैं पहले से प्रेफरेंस करने वाला हूँ। अपनी इग्नोरेंस अगर मैं यहाँ पे प्रस्तुत करूँ तो उसको क्षमा करना, एंड एट्रीब्यूट अगर किसी भी चीज़ को करना हो अगर अंदर, तो मैलिस को मत करना, इग्नोरेंस को करना। नमस्कार दोस्तों, क्या होता अगर मैं देश का प्रधानमंत्री होता तो। भाई ने बाल अपने वाइट किए क्या यहाँ पे, अपने आपको प्राइम मिनिस्टर टाइप वो दिखाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, क्या होता अगर मैं देश का प्रधानमंत्री होता तो। मैंने अपने इस वीडियो में इतना फील्ड लेने वाले तुम्हारे जितने भी पॉलिटिकल एनालिस्ट और तुम्हारे कमेंटेटर्स हैं, स्पेशली राइटिंग वाले, जिसकी हद नहीं है भाई, इसको सब खोल के बैठे हैं इस वक्त। बहुत से वीडियोस में अलग अलग मुद्दों पर सरकार की आलोचना करी है। जहां जहां मुझे लगा कि कुछ गलत हुआ है वहां वहां सवाल उठाया है। लेकिन एक सवाल तो यह भी बनता है कि अगर मैं सरकार की जगह होता तो मैं क्या करता। देखो, वैसे तो अभी के लिए पॉलिटिक्स में आने में मेरी ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं है, लेकिन अगर हमें देश को सही मायनों में बेहतर बनाना है तो इस सवाल पर विस्तार में बात करनी जरूरी है, क्योंकि सपने पूरे होने के लिए अभी पॉलिटिक्स में आने में कोई वो नहीं है। व्हाट डज दैट मीन? हमें पहले सपने देखना जरूरी है। कैसा होगा हमारे सपनों का देश, उसके लिए क्या कुछ किया जाना चाहिए, आइए जानते हैं आज के स्पेशल वीडियो में। मैं ध्रुव राठी सत्य निष्ठा के साथ शपथ लेता हूं कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा तथा मैं फुल ऑन ड्रामा चल रहा है ब्रो। बट भय और पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। जब हम देश को स्वर्ग बनाने की बात करते हैं दोस्तों, तो अंग्रेजी में इसके लिए एक शब्द का इस्तेमाल किया जा सकता है, प्रॉस्पेरिटी। और प्रॉस्पेरिटी की बात करते हुए इंग्लिश में हमेशा कहा जाता है पीस एंड प्रॉस्पेरिटी, क्योंकि प्रॉस्पेरिटी बिना पीस के नहीं मिल सकती। पीस यानी शांति और सेफ्टी, ये किसी भी देश की नींव की तरह है। इसके कई सारे अलग अलग हिस्से हो सकते हैं, जैसे कि पहला, बॉर्डर सिक्योरिटी। अगर कोई दूसरा देश हमारे देश के खिलाफ जंग पर जाए या हमारे बॉर्डर्स को इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश करे तो हमारी डिफेंस फोर्सेस फाइट बैक करें और हमारी सेफ्टी इंश्योर करें। दूसरा हो सकता है आतंकवादी हमलों से सेफ्टी। साल 2001 में हमने देखा पार्लियामेंट पर टेरर अटैक, 2008 में मुंबई टेरर अटैक, 2015 में गुरदासपुर आतंकवादी हमला, 2019 में पुलवामा हमला, 2023 में जयपुर मुंबई एक्सप्रेस टेरर अटैक, और हाल ही में हमने देखा रियासी आतंकवादी हमला जहां पर 9 लोगों ने अपनी जान खोई। इन्हीं पिछले कुछ दिनों में डोडा और कठुआ में भी आतंकवादी हमले देखने को मिले, जहां पर कितने ही लोगों ने अपनी जान खोई। पिछले साल अगस्त के महीने में होम मिनिस्ट्री ने राज्यसभा में एक स्टेटमेंट रिलीज करी थी कि पिछले 5 सालों में 761 आतंकवादी हमले देखने को मिले जम्मू एंड कश्मीर में, जिसकी वजह से 174 लोग मारे गए। हमें इन सभी तरीकों के आतंकवाद से सेफ्टी चाहिए। तीसरा है दंगे, धर्म के नाम पर या एथनिसिटी के नाम पर क्लैशेस, जैसे कि 2020 में दिल्ली के दंगे हुए। 2022 में उस वक्त के मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स नित्यानंद राय ने एनसीआरबी डेटा के अनुसार बताया कि 2017 और 2021 के बीच में 2900 से ज्यादा कम्युनल और रिलीजियस राइटिंग के केसेस रजिस्टर किए गए थे देश में। फरवरी के महीने में मणिपुर के गवर्नर ने बताया 219 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, 10,000 से ज्यादा एफआईआर रजिस्टर कराई जा चुकी हैं और 60,000 से ज्यादा लोग डिस्प्लेस हो चुके हैं अपने ही देश में। हमें सेफ्टी चाहिए रिलीजियस राइट्स और एथनिक क्लैशेस से। चौथा है लिंचिंग्स, कभी धर्म के नाम पर तो कभी व्हाट्सएप में फैली अफवाह के नाम पर। हमें कासगंज वायलेंस देखने को मिला जहां चंदन गुप्ता को मारा गया। हमें लिंचिंग्स देखने को मिली पहलू खान, तबरेज अंसारी और अखलाक की। इन कम्युनल लिंचिंग्स के अलावा कई ऐसी भी लिंचिंग्स हुई जहां पर व्हाट्सएप पर अफवाह फैलती है कि कोई चाइल्ड किडनैपर है तो कोई ऑर्गन हार्वेस्टर है, और इस बेसिस पर लोगों को मारा गया एक भीड़ के द्वारा। चाहे पालघर लिंचिंग हो जहां पर 2 साधुज और उनके ड्राइवर्स को मारा गया, या फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियर मोहम्मद आजम की लिंचिंग कर्नाटका में। हमें सेफ्टी चाहिए लिंचिंग से। पांचवा है क्राइम। क्या आप जानते हैं, तो कुल मिला के बॉर्डर सिक्योरिटी यानी कि आर्मी को, तुम्हारी सीक्रेट एजेंसी जो गई, हमारी सीक्रेट सर्विस जो गई, वो आई एम अज्यूमिंग वो ऑलरेडी करंट सरकार कर रही है। दे डू, उसमें तो कोई बात नहीं है कि दे डू देयर बेस्ट। एंड अगर आपके ऊपर एक एक्सटर्नल अटैक करने वाला है कोई, और अगर वो एक खतरनाक हद तक डिटरमिन्ड है, सो यहाँ पे आप प्रोबेबिलिटी का गेम खेलते हो कि प्रिवेंशन में कुछ ना कुछ तो कोई ना कोई चीज होगी दैट दे विल फाइंड, जिससे वो अटैक कर पाएंगे। अगर आप एनिमीज से सराउंडेड हो तो आप कोई ना कोई परसेंटेज का डैमेज तो लोगे। ये तो रियलिटी ऑफ द एनी सिचुएशन, चाहे स्कूल हो, चाहे कॉलेज हो, चाहे यूनिवर्सिटी हो, चाहे कहीं की भी हो। आप जो मैक्सिमम कर सकते हो वो है डैमेज को आप कितना प्रिवेंट कर पा रहे हैं।
एंड उसके लिए होता है भाई तुम्हारे को अपनी डिफेंसिव जो भी एक इंडिविजुअल के लेवल पे, सोसाइटी के लेवल पे, कहीं पे भी चले जाओ, तुम अपनी जो भी डिफेंसिव तुम्हारे मेजर्स हैं या सर्विसेज हैं उनको तुम कितना एम्बोल्डन कर रहे हो। प्रोटेक्टिव सर्विसेज यानी आर्मी जितनी भी है, हमारी नेवी, सब कुछ हो गया, उनको अच्छा खासा एम्बोल्डन किया गया है। एंड तुम्हारी सीक्रेट सर्विसेज के बारे में आना ही नहीं चाहिए, बिकॉज अगर वो सीक्रेट सर्विस के बारे में मेरे पास इन्फॉर्मेशन है तो सीक्रेट सर्विस है ही नहीं, तो उनको कितना एम्बोल्डन किया चाहिए। वो प्राइवेट नॉलेज है, वो पब्लिक होनी ही नहीं चाहिए। सो कितने सारे ऑपरेशन होते होंगे जिसमें कितने सारे टेरर अटैक्स होने वाले थे, इनके पर खच्चर उड़ा दिए गए, वो मुझे इसलिए नहीं पता क्योंकि मुझे अच्छी बातें नहीं जानना चाहिए, क्योंकि अगर मुझे पता है तो फिर जिसके खिलाफ होने वाला है उसको भी पता है ना, तो उनको तो सीक्रेट रहना चाहिए। तीसरी चीज आती है जो तुम बात कर रहे हो यहाँ पे, ये जो हम 3-4 चीजों को सेपरेटली कर रहे हैं जो कि हम क्लियरली एक ही बॉक्स में डाल सकते हैं। सीआरबी डेटा के अनुसार साल 2022 में 28,522 मर्डर केसेस रजिस्टर किए गए थे पूरे देश भर में। इसका मतलब है ऑन एवरेज हर दिन 78 मर्डर केसेस। लेकिन मर्डर पूरे देश में तो 1.8 बिलियन लोग की बात हो रही है, राइट? इकलौता क्राइम नहीं है, हमें हिट एंड रन और रोड रेज के केसेस देखने को मिलते हैं, जैसे कि पुणे पोर्शे का केस। एक ओवर स्पीडिंग गाड़ी ने 2 लोगों को कुचल दिया। डेक्कन हेरल्ड की इस जनवरी की रिपोर्ट को देखिए। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के अनुसार 67,387 हिट एंड रन केसेस देखे गए इंडिया में। इनमें से 30,486 केसेस में लोगों की मौत हुई। सोचकर देखो, हर साल करीब 30,000 लोग मारे जा रहे हैं देश भर में सिर्फ गाड़ियों की वजह से, सिर्फ रैश ड्राइविंग की वजह से। छठा है एक्सीडेंट्स, और भी अलग अलग तरीके के एक्सीडेंट्स होते हैं इसके अलावा। कुछ हफ्ते पहले की दैनिक भास्कर की रिपोर्ट की हेडलाइन देखो, ना जांच ना ऑडिट, देश की बड़ी इमारतों में 2.5 साल में 1177 जाने गई। 2021 की टाइम्स ऑफ इंडिया की इस रिपोर्ट को भी देखो, इंडिया में हर दिन कम से कम 2 लोग मरते हैं ओपन पिट्स। एक्चुअली बहुत बड़ी प्रॉब्लम है यार, ये तो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। बिकॉज हम ये दूसरी चीज के साथ हम ये नहीं सोच सकते, क्योंकि गिरना एक अलग चीज होती है, बट एक मैन होल खुला होना, उसमें से कौन सी गैसेस निकल रही हैं और हम जो इनहेल कर रहे हैं, और कितने लोग हैं जो कि उन्हीं के पास जिनकी शायद बिजनेस है, कोई दुकान है कुछ, और कोई मैन होल आपके उधर ही खुला हुआ है, वो उसका मैं लिख के कह रहा हूँ लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम हो जाती होगी और मैन होल्स की वजह से। एनसीआरबी डेटा के अनुसार 2015 और 2020 के बीच में टोटल में 5,393 लोगों ने अपनी जान खोई गड्ढों में गिरकर। फिर है रेलवे एक्सीडेंट्स, कहीं पर ट्रेनों की डिरेलमेंट हो जाती है तो कहीं पर टकराव होता है। पिछले साल हमने देखा सबसे भयानक ट्रेन एक्सीडेंट, जहां पे ऑलमोस्ट 300 लोगों की जान गई। डेटा के अनुसार पिछले 60 सालों में नंबर ऑफ रेलवे एक्सीडेंट्स धीरे धीरे कम होते गए हैं, जो कि अच्छी चीज है। लेकिन टेक्नोलॉजी जितनी तेजी से इंप्रूव हुई है उस हिसाब से तो आज के दिन ऑलमोस्ट 0 रेलवे एक्सीडेंट्स देखने को मिलने चाहिए थे हमें। और ट्रेनों का एक्सीडेंट्स तो छोड़ो, जानते हो कितने लोग अपनी जान खोते हैं हर साल रेलवे ट्रैक्स को क्रॉस करते हुए? जनवरी 2024 में गवर्नमेंट रेलवे पुलिस ने ये डेटा प्रोवाइड किया। टोटल 2,590 लोगों ने अपनी जान खोई मुंबई सब अर्बन रेलवे ट्रैक्स में सिर्फ साल 2023 में। अब ये सिविक सेंस में आ जाता है, लाइक यू हैव टू अंडरस्टैंड, कुछ चीजें फ्रीडम ऑफ मूवमेंट के अंदर आती हैं, और अगर कोई इंसान खुद से ही काम कर रहा है तो कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे आती है कि भाई लॉ एंड ऑर्डर की, कि हम स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट फाइन इंपोज करें। यानी कि सिर्फ मुंबई लोकल ट्रेन की बात करें तो ऑन एवरेज हर दिन 7 लोग मारे जा रहे हैं ट्रेनों से नीचे गिर के या रेलवे क्रॉसिंग करते हुए। कभी सड़क पर चलते चलते लोग गड्ढों में गिरकर मर जाते हैं, तो कभी कोई गाड़ी आकर उन्हें कुचल जाती है, तो कभी रेलवे ट्रैक्स क्रॉस करते वक्त लोगों की जानें चली जाती हैं। तीनों कंप्लीटली डिफरेंट चीजें हैं। All 3 things are not comparable, completely 3 different things. है तो कभी accidents happen everywhere in the world. कोई ब्रिज, manhole is a very very big problem, but manhole में गिरना is not equivalent to car accidents, right? And third thing, railway crossing is also like a willful act of a person, जो कि accident नहीं है, तुम खुद ignorantly एक काम कर रहे हो जो कि I'm assuming lawful भी नहीं है, but तुम्हें लगता है वो expedient है, इसलिए तुम कर रहे हो अपने दिमाग से, और उसके cost है, टूटकर नीचे गिर जाता है। एंड सोशल लर्निंग। 2022 में हमने गुजरात में मोरबी ब्रिज कोलैप्स देखा, जहां पर 135 लोगों ने अपनी जान खोई। कहीं पर इलीगली लगाई हुई होर्डिंग नीचे गिर जाती है और उसकी वजह से लोग मरते हैं, जैसे कि मुंबई में हमने देखा जहां 16 लोगों की मौत हुई। इस होर्डिंग के डायमेंशन 120 बाय 120 फीट थे, जो कि परमिसिबल डायमेंशन 40 फीट बाय 40 फीट से कहीं ज्यादा था। और कहीं पर तो खराब दवाइयों की वजह से ही उनकी मौत हो रही है। 2019 में 12 बच्चों की मौत हुई क्योंकि एलिजिडली उन्होंने टॉक्सिक कफ सिरप पी लिया था जम्मू में। सोचकर देखो दोस्तों, एक आम इंसान की जिंदगी की कीमत आखिर इतनी सस्ती क्यों है? मैं अगर प्रधानमंत्री हूं तो मैं इस धारणा को बदलूंगा। किसी भी आम इंसान की जान की कीमत उतनी ही होनी चाहिए जितनी कि मेरी, यानी भारत के प्रधानमंत्री की। हमारा देश 1947 में आजाद हो गया था, 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ, लेकिन आज 2024 में भी कई लोग ऐसे हैं जिनके दिमाग में वही कॉलोनियलिज्म, वही फ्यूडलिज्म भरा हुआ है।
इन लोगों के लिए बात हजम करनी बड़ी मुश्किल है कि एक आम मजदूर की, एक गरीब मजदूर की जान की वही कीमत कैसे हो सकती है जो भारत के प्रधानमंत्री या किसी बड़े अरबपति सेठ की जान की कीमत है। लेकिन जरा सोचकर देखिए, चाहे आप प्रधानमंत्री हो या कोई बड़े अरबपति सेठ हो या कोई गरीब मजदूर या एक मिडिल क्लास आदमी, अपने परिवार के लिए तो हर कोई उतना ही खास होता है ना। और संविधान की नजरों में भी ऐसा ही होता है। हमारे संविधान का आर्टिकल 14 है राइट टू इक्वालिटी, जिसके मुताबिक कानून की नजरों में हर कोई बराबर है। और सेकेंडली, देश में रहने वाले हर एक इंसान को लॉ की इक्वल प्रोटेक्शन मिलेगी। मैं इंश्योर करूंगा प्रधानमंत्री होने के नाते कि इस चीज को इंप्लीमेंट किया जाए, सेफ्टी और सिक्योरिटी हर किसी के लिए हो, क्योंकि जान है तो जहां है। आप पूछोगे लेकिन मेरे पास एग्जैक्टली सॉल्यूशन क्या है? अभी तक तो मैं सिर्फ प्रॉब्लम्स ही गिनाए जा रहा हूं, लेकिन सच बात यह है दोस्तों कि सॉल्यूशन की पहली स्टेप यही है, प्रॉब्लम को डायग्नोस करना। जब आप बीमार होते हैं और डॉक्टर के पास जाते हैं बीमारी को ठीक कराने के लिए, तो डॉक्टर सबसे पहली चीज क्या करता है? देखता है कि एग्जैक्टली कौन सी बीमारी है आपकी प्रॉब्लम का डायग्नोसिस लेता है वो, क्योंकि जब तक बीमारी नहीं पता होगी तब तक दवाई देने का कोई फायदा नहीं है। 99% केसेस में अगर आप कोई भी दवाई दे दोगे तो उससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। यही चीज आपकी जिंदगी के लिए भी एप्लीकेबल है। जो भी चैलेंजेस आप अपनी लाइफ में फेस कर रहे हो, उन्हें ओवरकम करने के लिए सबसे पहली स्टेप है उन्हें आइडेंटिफाई करो, एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम है और उसकी क्या रूट कॉज है। उसी के बाद ही आपको पता चलेगा कि कौन सा सोल्यूशन यहां पर काम करेगा। जैसे कि अपनी पढ़ाई या काम पर ध्यान ना लगा पाना, दिन भर बैठकर बस फोन पर स्क्रॉल करते रहना, स्ट्रेस्ड फील करना, डिप्रेस्ड फील करना, इन सब चीजों की रूट कॉज हो सकती है खराब टाइम मैनेजमेंट। इन प्रॉब्लम से मैं भी सफर करता था, लेकिन फिर मैंने अपना एक प्रॉपर सिस्टम बनाया इनसे डील करने का। एक ऐसा अटैक मोड, आई नो ब्रो, आई नो। सिस्टम वो राज है जिसकी वजह आई नो अटैक मोड ट्रैवल कर रहा हूं प्रोडक्टिविटी के साथ। आई नो अटैक मोड चेंज योर लाइफ ब्रो। इस कोर्स में I know. देखा है You can also, yeah, gangsterphilosophy.com. Thank you guys. Thank you Dhruv. अपनी जिंदगी में। अगर आप उन लोगों में से हो जो अपनी जिंदगी में सोशल I am assuming रूट कॉज बताने वाला है, बिकॉज उसने अभी प्रॉब्लम्स बताई हैं। उसने कहा कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है प्रॉब्लम्स की, जब हम डायग्नोस करते हैं, क्लैरिटी लाते हैं डॉक्टर के सामने, तो वो रूट कॉज बता पाता है, फिर हम रूट कॉज से प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो हम वेटिंग की रूट कॉज बताए चीज़ों का। लाइफ आपके लिए है। इसका लिंक नीचे ये कूपन कोड ये रही थी कि ये कोर्स सिर्फ इंग्लिश कोर्स का हिंदी के बाद खरीद कर पाएंगे अगस्त के महीने के बाद से, तो जाकर चेकआउट कर सकते हैं। और अब टॉपिक पर वापस आते हैं। दूसरा स्टेप आता है इसके बाद प्रॉब्लम को एक्सेप्ट करना। रूट कॉज से आंसर लगे मेरे भाई, तूने रूट कॉज को बताया नहीं, तूने लिटरली ओके हियर्स हाउ योर फॉर्मेट वेंट। प्रॉब्लम, राइट? स्टेप 1 के अंदर तूने कहा 2 स्टेप्स हैं। पहला है डायग्नोस करो प्रॉब्लम क्या है, फिर हम प्रॉब्लम के रूट कॉज पे जाएंगे। सेकंड, राइट? सो आई एम वेटिंग फॉर दैट। चलो ठीक है, मे बी आगे चल के वी विल गो इनटू द रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम। हम सिर्फ आपको ये नहीं है कि एक खतरनाक कोलाज दिखा दिया मैंने 9 मिनट्स है पास, जिसमें हम बेसिकली बस ये बता रहे हैं प्रॉब्लम्स। आई थिंक एनी ह्यूमन बीइंग को 3 घंटे लगेंगे, कैन सिट एंड एनी कंट्री के साथ दे कैन क्रिएट अ कोलाज लाइक दैट, बिकॉज प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट एवरीवेयर। बिकॉज ह्यूमंस के अंदर ऑफ कोर्स प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करेंगे जब भी आप किसी गुट में ले आओगे, क्योंकि डार्क ट्रेड्स एग्जिस्ट करते हैं, बहुत सारे वेरिएबल्स हैं जिनकी वजह से प्रॉब्लम्स भी क्रिएट होगी। हम प्राइमेट्स हैं यार, तो हमारे अंदर तुम्हारे प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर्स हमारे अंदर ही हैं, सोशल बिहेवियर्स हैं, सोशल हमने चीज़ें ऐसे सिखा रखी हैं, जेनेटिक चीज़ें हैं, क्रिमिनल टेंडेंसीज होती हैं जो बायोलॉजिकली अंदर से आती हैं लोग के। सो देयर विल ऑलवेज बी लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। सेकंड, तुमने एक चीज़ हमें क्लियरली देखनी है, हम बात कर रहे हैं 1.8। सो हम किसी भी अगर प्रॉब्लम की बात करते हैं 1.8 बिलियन लोगों के अंदर, तो वो प्रॉब्लम 1.8 बिलियन के हिसाब से मल्टीप्लाई हो जाती है। वहीं पे तुम अगर कोई कंट्री उठा लो, कोई भी छोटा मोटा कंट्री जिसके 20 मिलियन सिंपल पॉपुलेशन है, वहां पे भी एग्जिस्ट कर रही होंगी वो प्रॉब्लम्स। सो ये मैं नहीं कह रहा कि सेम प्रपोर्शन मिलेगा, बट प्रॉब्लम्स हर जगह एग्जिस्ट कर रही होती है और उस कल्चर के हिसाब से ऊंच नीच होती है। बट वायलेंट प्रॉब्लम्स, एग्रेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हर जगह मिलेंगी, क्योंकि वो बायोलॉजिकल उसकी रूट है, वो पर्सनालिटी के थ्रू आ रही है। श्योर, रेलवे क्रॉसिंग जैसी प्रॉब्लम्स तुम्हारी ये सोशल प्रॉब्लम्स हो सकती है, क्योंकि हम ये सोशल लर्निंग से सीख रहे हैं, एनवायरमेंट से सीख रहे हैं, तो ये हो सकता है इंडिया में इनका चलन सबसे ज्यादा हो। रूट कॉज में नहीं है, रूट कॉज में एक्चुअली मैं ज्यादा बातें कर रहा हूं करना। और तीसरा स्टेप फिर आता है एक्शन लेना प्रॉब्लम को सॉल्व। रूट कॉज क्या था? करेक्टिव एक्शन। अगर डॉक्टर के एनालिसिस हम वापस बात करें तो हमें देखना पड़ेगा ना एग्जैक्टली बॉडी के किस पार्ट में प्रॉब्लम है, बट मे बी ही विल टॉक अबाउट ऑल ऑफ इट, मे बी आई एम जस्ट जंपिंग द गन। सही एक्शन लेना, सही दवाई देना। ज्यादातर केसेस में ज्यादातर पॉलिटिशियंस इन पहली 2 स्टेप्स को इग्नोर कर देते हैं। वो अपने भाषण देते हैं हवा में कि बच्चे देश का भविष्य है, नारी शक्ति का सम्मान, जनता जनार्दन है, ऐसी बातें करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम को कभी डायग्नोस नहीं करेंगे, कभी उसकी बात नहीं। तूने भी नहीं करी। आई एम जस्ट
लिसन, मैं यहाँ पे कोई बायस से नहीं आ रहा हूँ. आई हैव एब्सोल्युटली नथिंग अगेंस्ट दिस पर्सन. मैं एक बहुत जेन्युइन बात बताने वाला हूँ. एंड मैं इस वीडियो को मैं सीरियसली मैं वैसे भी देख रहा हूँ कि मुझे कुछ क्रिटिसाइज करना होगा ना. हो सकता है कुछ लोग होंगे ये सोच रहे होंगे कि ओ अब ये करेगा, या फिर कुछ लोग होंगे जो चाहेंगे ये करूँ. मैं नहीं करना चाहता. आई एम एक्चुअली जस्ट वॉचिंग द वीडियो. बट द एनालॉजीज यूर अगेन ड्रॉइंग इज, पॉलिटिशियंस आते हैं, वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स गिना देते हैं लोगों को, और उस झांसे में काइंड ऑफ हम इमोशनली वो करते हैं. अभी तक 10 मिनट्स का आई वुड इमेजिन वीडियो हो चुका है. यू काइंड ऑफ डन द सेम थिंग. यू आल्सो यू नो लाइक प्रॉब्लम्स बता दी हैं. एंड आई एम अज्यूमिंग, आई एम प्रीटी श्योर आगे चल के बहुत जबरदस्त सॉल्यूशंस तुम दोगे. नहीं करेंगे, मेरा होप है एटलीस्ट. और कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे प्रॉब्लम. सरकार में बैठे बहुत से पॉलिटिशियंस प्रॉब्लम्स को बस कारपेट के नीचे सरकाना जानते. नहीं, they do. What they do is they attribute problems to other things, right? What politicians basically do, जब वो स्पीचेस दे रहे होते हैं, हम प्रॉब्लम्स को एक्सेप्ट करते हैं, बट हम क्या करते हैं, उनका हम एट्रीब्यूशन चेंज कर देते हैं कि ये हम इसकी वजह से हुआ, ये उसकी वजह से, उनकी वजह से उसकी. तो हम बेसिकली ऑपोजिशन पे या जिसके हम अगेंस्ट जा रहे हैं कंपटीशन में, हम काइंड ऑफ उन पे डिफ्लेक्ट कर देते हैं वो चीजें. बट प्रॉब्लम्स इंसान देखता है, एंड यस देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जहां पे हम डिफ्लेक्ट नहीं कर सकते, वहां पे हम वो चीजें मेंशन नहीं करते, हम काइंड ऑफ वो चीज करते हैं. सो बोथ कि कहीं हमारी स्टेट का क्राइम रेट ज्यादा ना दिख जाए, इसलिए कुछ केसेस में एफआईआर ही मत लिखो. 2018 की इस न्यूज को देखिए. शाहजहांपुर में 28 साल की एक औरत ने अपने ऊपर आग लगा दी. उसके हस्बैंड ने एलेज किया कि विनय कुमार नाम के एक आदमी ने उसका रेप किया था, और पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने से मना कर दिया था. उसकी वजह से उसने आत्महत्या करी. 2019 की इस न्यूज को देखिए. जब पुलिस वालों ने गैंगरेप पर एफआईआर करने से मना कर दिया तो लड़की ने आत्महत्या कर ली. यूपी के बदाऊं में पिछले साल 2023 की न्यूज. रामपुर में 32 साल की विडो ने जहर खाकर खुदकुशी कर ली जब पुलिस ने उसकी एफआईआर रजिस्टर करने से मना कर दिया. कुछ नेता तो इस हद तक गिर जाते हैं कि अगर किसी जर्नलिस्ट ने किसी क्राइम की खबर को एक्सपोज कर दिया तो उस जर्नलिस्ट को उठाकर ही जेल में डाल दो. पिछले एक वीडियो मैंने बात करी थी अंकिता भंडारी के मर्डर केस की, जहां पर पुलिस ने हिंदी न्यूज़पेपर जागो उत्तराखंड के एडिटर आशुतोष नेगी को ही जेल में डाल दिया, अरेस्ट कर लिया, क्योंकि वो बड़े करीबी से इस केस को रिपोर्ट कर रहे थे. इन्हीं सब चीजों की वजह से नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, जो कि एक सरकारी सर्वे है, हमें बताता है बार बार ओवर द इयर्स की औरतों के खिलाफ जो क्राइम है वो एक बहुत बड़े स्केल पर अंडर रिपोर्टेड है कई सारी स्टेट्स में. पुलिस एफआईआर ही नहीं दर्ज करती. जो लोग इन प्रॉब्लम्स की बात करते हैं उन्हें धमकाया जाता है, उन्हें पेसिमिस्टिक कहा जाता है, कभी एंटी नेशनल, कभी फॉरेन फंडेड कहा जाता है, और ये सारी डॉग विस्लिंग ऊपर से होती है. लेकिन अगर मैं प्रधानमंत्री हूं तो मैं लोगों को कहूंगा स्पीक अप, अपनी आवाज उठाओ. मैं मीडिया को कहूंगा अपनी आवाज उठाओ, रिपोर्ट करो इन सारे सेफ्टी इश्यूज पर जो देखने को मिल रहे हैं. ये सारे क्राइम के इंसिडेंट्स, टेररिज्म के इंसिडेंट्स, कम्युनल राइट्स, एथनिक क्लैशेस, लिंचिंग्स, ये सारे केसेस जहां लोग गड्ढों में गिरकर मर रहे हैं, कभी टूटे हुए ब्रिजेस के नीचे मिल रहे हैं, ये सारे जो कि कनेक्टेड नहीं एक दूसरे से. सो अभी तुमने बात किया औरतों की, औरतों पे क्राइम होता है. तुम कह रहे हो किसी सोर्स के थ्रू, आई डोंट नो, मैंने वो वेरीफाई नहीं किया, बट आई एम टेकिंग योर वर्ड, अंडर रिपोर्टेड है क्राइम. आई वुड इमेजिन दैट्स वेरी ट्रू, बिकॉज बहुत सारे साइकोलॉजिकल रीजंस भी होते हैं रिपोर्ट करने के. शेम से लेके चीज़ को बाहर लाना, चीज़ को पॉपुलर करना. अगर मैं बता दूंगा तो मुझे और लोग बताना पड़ेगा, बहुत सारे लोग जान जाएंगे. बहुत सारे रीजंस होते हैं एक्चुअल में. फिर तुम कहते हो उस चीज़ को इंसान को रिपोर्ट करना चाहिए. अगर तुम प्राइम मिनिस्टर होगे, that's just a sweeping statement. That's literally what politicians do. अगर आप मेरे को दे दोगे तो मैं ये करूंगा ना. कोई हमने इसमें अभी तक रूट प्रॉब्लम की बात करी है, यानी रूट प्रॉब्लम से पता क्या हो जाएगा, हमें सडनली बात करनी पड़ेगी इकोनॉमिक मार्कर्स की, सोशियो इकोनॉमिक मार्कर्स की, साइकोलॉजिकल मार्कर्स की, ग्रुप मार्कर्स की, एंड कल्चरल मार्कर्स की, एंड अगर तुम इतना डीप जाना चाहते हो तो बायोलॉजिकल मार्कर्स की. जब तक हम ये मार्कर्स डिस्कस ही नहीं कर रहे, रूट कॉज तो बात ही नहीं हो रही है. हम फिर वही पॉलिटिशियंस वाली स्वीपिंग वाली बात करें, अगर मैं होऊंगा तो मैं ये करूंगा. ओके, आई एम प्रीटी श्योर कोई भी इंसान नहीं चाहता औरतें, एंड हिट्स अ वेरी वेरी ट्रू थिंग, आई एम प्रीटी श्योर सब पे अप्लाई करता. कोई नहीं बैठा है इस दुनिया में जो कह रहा है अरे यार औरतें ना करें यार. कैसे मंशोर कर सकते हैं सिस्टम में कि औरतें वो ही ना करें. जहां पे जिन जिन जगहों पे हो रहा है चीजें, आई एम प्रीटी श्योर जब ये चीजें बाहर आती हैं उन पे कार्यवाही भी होती है, बिकॉज लॉज इस तरह से डिजाइंड और डेजिग्नेटेड है कि ये चीज ना हो. लॉज, जुडिशरी, हर कोई इस तरह से इस वक्त डिजाइंड है और मोटिवेटेड है कि एक्चुअल में लड़कियों के प्रति कोई भी क्राइम अगर कमिट होता है, एलिगेशन भी आता है, तो उस पर स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट वो लिया जाए. इसलिए फेक केसेस इतने ज्यादा हाई हो रखे हैं जहां पे बहुत सारे लोग इस चीज का फायदा उठा रहे हैं. एंड तुम्हें वो भी मेंशन करना चाहिए. एक्चुअल में इतने बड़े हम लूप होल्स भी ना खोल दें जस्ट ये कहने के लिए कि विमेन शुड स्पीक अप, व्हिच इज 100% जिसके साथ गलत चीज हो रहा है उसको जस्टिस मिलना चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं है. बट इसको कह के हम ये ना कहें कि रियलिटी ये है कि जैसे कि हमारे देश में ये सपोर्ट किया जाता है, इंसान ना बोले,
इंसान को जस्टिस ना मिले, जैसा नहीं है भाई। ऑलरेडी इतने भयंकर लेवल पे इफेक्ट्स हो रहे हैं। और अगर आप सिंपल इसका कोई अगर ग्राफ हो तो आपको देखेगा women टाइम आफ्टर टाइम आर गेटिंग बोल्डर एंड बोल्डर एंड बोल्डर इन अप्रोचिंग तुम्हारी लीगल एवेन्यूज एंड टेकिंग एक्शन। औरत के पास अगर तुम सिंपल 5 साल का अगर तुम डेटा उठाओ, मैं इतना तो कह सकता हूं कि एक हल्का सा अपटेक आ रहा होगा कि जहां पे लड़कियों को इतना महसूस होता है कि हाँ उनकी सुनी जाएगी। अब वो टाइम नहीं रहा है, 20 साल पहले वाली रियलिटी नहीं है। लेकिन आइसोलेटेड आई एम प्रीटी श्योर आपको ये इंसिडेंट्स भी मिलेंगे जहां पे ऑफ कोर्स आपको कोई एक इंसान ऐसा मिलेगा जो प्रोटोकॉल ब्रेक कर रहा है, जो भी प्रोटोकॉल उनको दिया गया है, जो भी ट्रेनिंग हुई है उसके विद्रोह में जा रहा है और वो चीज नहीं कर रहा। द फैक्ट दैट तुम ये न्यूज पढ़ रहे हो इसका मतलब है कि वो चीज की हाईलाइट इतना ज्यादा किया जाता है कि तुम तक पहुंच पा रही, मुझ तक पहुंच पा रही कि अगर किसी ने वो चीज करी है। दैट इन इटसेल्फ इज एन एग्जांपल एक्चुअली कि हम प्रिवेंट करना चाहते हैं एट ऑल कॉस्ट। वहीं पे तुम कोई न्यूज आर्टिकल्स नहीं पढ़ते हो, रेयरली होता है तुम भी भाई साइट करते हो आर्टिकल्स जहां पे भाई लड़कों की लगे हुए हैं 3-3 साल 4-4 साल 10-10 साल एलिगेशन में इंसान जेल बिताता है, उसके बाद पता चलता है वो सब झूठ था। मैं डेली कितने पढ़ता हूं जिसकी कोई हद नहीं है। हर कोर्ट में आ रहा है जहां पे वाहियात से वाहियात इंसान इन लॉस का फायदा उठा के पूरे स्कैम्स चल रहे हैं, पैसा कमाने के तरीके हैं। इंसान फेक रिपोर्ट कर रहा है ईगो के बेसिस पे, नार्सिसिज्म के बेसिस पे, साइकोपैथी के बेसिस पे, क्योंकि डार्क पर्सनालिटी ट्रेट्स भाई अक्रॉस ह्यूमंस एग्जिस्ट करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि भाई यहां पे औरतों की अभी भी राइट्स, फ्रीडम्स, सेफ्टी किसी की प्रायोरिटी नहीं है। आई एम अज्यूमिंग ऑलरेडी, आई एम प्रीटी श्योर ऑलरेडी बहुत हाइटेंड वे में है प्रायोरिटी। जो लोग इन प्रॉब्लम्स की बात करते हैं उन्हें धमकाया जाता है, उन्हें पेसिमिस्टिक कहा जाता है, कभी एंटी नेशनल, कभी फॉरेन फंडेड कहा जाता है और ये सारी डॉग विस्लिंग ऊपर से होती है। लेकिन अगर मैं प्रधानमंत्री हूं तो मैं लोगों को कहूंगा स्पीक अप, अपनी आवाज उठाओ। मैं मीडिया को कहूंगा अपनी आवाज उठाओ, रिपोर्ट करो इन सारे सेफ्टी इश्यूज पर जो देखने को मिल रहे हैं, ये सारे क्राइम के इंसिडेंट्स, टेररिज्म के इंसिडेंट्स, कम्युनल राइट्स। आई एम प्रीटी श्योर टेररिज्म के इंसिडेंट्स, कम्युनल राइट्स, अभी सारी चीजें रिपोर्ट होती हैं। यू आर सेइंग समथिंग दैट आई एम प्रीटी श्योर ऑलरेडी एग्जिस्ट। यू आर ऑल्सो सेइंग समथिंग जो यूट्यूब पे अक्रॉस तुम्हारे यूट्यूब पे अगर तुम कह लो इंडिपेंडेंट मीडिया कवर्स लाइक क्रेजी, जो भी उनका बायस हो, लेफ्ट हो या राइट हो, आई थिंक टू अ ग्रेट डिग्री दे कवर इट, दे मे पुट अ स्पिन ऑन इट। हम एज ऑफ स्पिन में रह रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है यार। वो दैट एग्जिस्ट इन द फंक्शनिंग ऑफ मीडिया जो कि ट्रांसमिट हो रहा है 8 बिलियन लोगों को, सिर्फ 1.8 पे नहीं है वो। दैट्स व्हाई इट्स सो कंफ्यूजिंग स्पेशली इन टुडेज टाइम कि सच क्या है जान पाए, क्योंकि इंसान बायस ज्यादा सीखता है, फैक्ट्स कम। हमें कैसे सोचना ज्यादा सिखाया जाता है, क्या सोचना है वो हम पे द पॉसिबिलिटी टू थिंक फॉर आवरसेल्व्स दी ही नहीं जाती। आजकल का मीडिया रिपोर्टिंग ये है। मैं यहाँ पे सबकी बात कर रहा हूं, तुम जो स्टॉलवर्ड्स कह लो, तुम वॉशिंगटन पोस्ट से लेकर तुम न्यूयॉर्क टाइम्स से किसी की बात कर लो, भाई सब में स्पिन है। यू आर सेइंग एज इफ लाइक हम आ रहे हैं आउट ऑफ जस्ट सम खतरनाक वॉर या पता नहीं क्या, एंड वी हैव एब्सोल्युटली नो इंस्टीट्यूशंस। बिकॉज टू मी आई एम अगेन विलिंग टू हियर थिंग्स जो कि नहीं हो रही, या फिर मैं सुन के कहूं कि यार दैट्स सच अ नोवेल आइडिया, दैट्स सच अ प्रैक्टिकल आइडिया। अगेन आई एम चीयरिंग फॉर यू, बट यू आर सेइंग वेरी ऑब्वियस थिंग्स दैट आर ऑलरेडी हैपनिंग। बट हो सकता है उनका पेस हो ऐसा जिससे तुम डिसएग्री कर सकते हो, और हो सकता है उनका बायस हो ऐसा, उनके स्पिन से तुम डिसएग्री कर सकते हो। आई अंडरस्टैंड दैट। एथनिक क्लैशेस, लिंचिंग्स, ये सारे केसेस जहां लोग गड्ढों में गिरकर मर रहे हैं, कभी टूटे हुए ब्रिजेस के नीचे आकर मर रहे हैं, तो ब्रिज वाला जो कोलैप्स हुआ था, एवरीबॉडी रिपोर्टेड ऑन इट। गड्ढे पे गिर के ऑब्वियसली, अब यहां पे दो चीजों की यार समझो ना, ए इज नॉट इक्वल टू बी। कोई गड्ढे पे गिर के अगर किसी एक इंसान की हाउ एवर अनफॉर्चुनेट दैट इज एंड हाउ एवर ट्रैजिक दैट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम अ ब्रिज कोलैप्सिंग जहां पे बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो रही है। बिकॉज ब्रिज के कंस्ट्रक्शन का लेवल की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत हाई आ जाती है। कोई बहुत बड़ी कंपनी होगी, बहुत बड़े इंजीनियर्स होंगे, पता नहीं क्या क्या होगा, कितने लेवल का बजट होगा, जो कि कंप्लीट फेलियर है एक सिस्टम का, जो रिस्पॉन्सिबल है एक ब्रिज कोलैप्स करने में, एज अपोज टू एक रोड में गड्ढा जिसमें भी एक फेलियर है, बट वो अगेन दे आर नॉट इन मैग्नीट्यूड में, दे आर डिफरेंट इन साइजेस, दे आर इन द सेम लेन। ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर हम वैलेंस की बात कर रहे हो, हम अगर फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हो, तो भाई एक बहुत हाई स्पेक्ट्रम में आता है, एक लो में आता है। दैट्स अ डिफरेंट थिंग। भी खराब दवाइयों की वजह से मर रहे हैं। इन सब चीजों पर रिपोर्ट करो और डरो मत, क्योंकि मैं आपको बचाऊंगा। क्योंकि मैं जानता हूं इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की पहली स्टेप है इन प्रॉब्लम्स को डायग्नोस करना। तो क्या मीडिया को आपसे डरना चाहिए? पहली बात है, अगर उनको किसी से डर लगता है तो क्षेत्र छोड़ देना चाहिए। लोकतंत्र में मीडिया अगर ताकतवर नहीं होगा तो लोकतंत्र चलेगा नहीं, और ऐसा डरपोक मीडिया देश को नहीं चाहिए, भाग जाने वाला नहीं चाहिए मीडिया। मजबूत मीडिया चाहिए, डट करके खड़ा रहे, कितना ही बड़ा तिस्मार खां के राजनेता आया हो तो भी खड़ा रहे, ऐसा मीडिया चाहिए। भागने वाली बात मत करो भाई, और भागते हो तो मुझे कहना, मैं मदद करूंगा, बचाऊंगा। और जानते हैं क्या दोस्तों, एक बार किसी लीडर ने अगर प्रॉब्लम का डायग्नोसिस कर लिया, उसे एक्सेप्ट कर लिया, तो उसके बाद सोल्यूशन ढूंढना इतना मुश्किल नहीं बच जाता।
फॉर एग्जाम्पल, अगर लोकल पुलिस स्टेशन मना कर देता है FIR फाइल करने से, तो लोगों के लिए एक ऐसी फैसिलिटी होनी चाहिए कि कंप्लेन करने वाला SP के ऑफिस में जा पाए और वहां पर FIR दर्ज करा पाए। साथ ही साथ एक डिपार्टमेंटल इंक्वायरी भी बिठाई जाए कि उस पुलिस स्टेशन में उस पुलिस ऑफिसर ने क्यों नहीं करी FIR रजिस्टर। Okay, so to me, what he just suggested for the first time is identifying a root cause, one root cause which is basically systemic bureaucratic problem. यानी कि सिस्टम में पावर बैलेंस या पावर इम्बैलेंस की प्रॉब्लम है, जहां पे एक इंसान अपने आप को उस लेवल पे पुट कर ले रहा है कि वो प्रोटोकॉल फॉलो नहीं कर रहा। इसका रिकोर्स मैं बस ये पूछना चाहता हूं, फैक्ट चेक करके बताओ, क्या सीरियसली एग्जिस्ट नहीं करता? देयर आर नो, बिकॉज ही जस्ट सजेस्ट ऐसा होना चाहिए, एज इफ थिंग्स डू नॉट एग्जिस्ट। आई जस्ट वांट टू कंफर्म, क्या ये सच है कि एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करती? कैसा लगा ये सिंपल सा सॉल्यूशन? सुनने में इम्प्रैक्टिकल लग रहा है क्या आपको? इम्प्रैक्टिकल नहीं है, ये एक्चुअली में किया जा चुका है हमारे देश में। राजस्थान सरकार ने 2019 में ये डिसीजन लिया था। अगर ऊपर बैठे लीडर की नीयत साफ हो तो बड़ी आसानी से ऐसे सॉल्यूशंस इंप्लीमेंट किए जा सकते हैं। जब हम सेफ्टी और सिक्योरिटी इंश्योर करने की बात करते हैं तो ऐसे सॉल्यूशंस दो कैटेगरीज के होते हैं। पहली कैटेगरी है प्रिवेंटिव सॉल्यूशंस की, यानी कि हम ऐसे कदम उठाएं जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम एग्जिस्ट ही ना करे, प्रॉब्लम को होने से पहले ही रोक दे। दूसरी कैटेगरी होती है प्यूनिटिव सॉल्यूशंस की। अगर प्रॉब्लम हो रही है तो उसके खिलाफ फाइट किया जाए और प्रॉब्लम करने वाले को पनिश किया जाए, ताकि बाकी और लोग इनकरेज ना हो दोबारा से वो गलत काम करने के लिए। एग्जाम्पल से समझाऊं, क्रॉस बॉर्डर सिक्योरिटी से शुरुआत करते हैं। यहां पर प्रिवेंटिव सॉल्यूशन क्या हो सकता है? एक इफेक्टिव फॉरेन पॉलिसी होना, हमारे सारे आसपास के पड़ोसी देशों से अच्छे रिलेशंस बने। तो फिर हम कहानियां रच रहे हैं ना ब्रो। तुम्हारे अटल बिहारी वाजपेयी की बात कर लो, परवेज मुशर्रफ था ना उस टाइम पे, भाई किस लेवल की उन्होंने दोस्ती करने की कोशिश नहीं करी थी। इतने भयंकर लेवल की जो तुम कह रहे हो भाई, तुम्हें आइडिया नहीं है, हो सकता है आइडिया हो, उन्होंने क्या क्या नहीं किया भाई दोस्ती करने के लिए, बॉर्डर्स मेंटेन करने के लिए। अब जब उसने फिर एंड में खंजर मार दिया उनके, तो भाई क्या फिर तुम एक चीज समझो ना, एक चीज सिंपल हमारे इंटेंशन पे नहीं होता। स्ट्रैटेजी मेकिंग या जो भी तुम्हारी लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है वो ऑल होस्ट ऑफ रियलिस्टिक प्रैक्टिकल फैक्टर्स के बेसिस पे होता है। मेरी इंटेंशन है दुनिया में कभी कुछ ना हो यार, वो तो मेरे लिए आइडियलिस्टिक इंटेंशन आ गई ना। काश आए जो गाना है इमेजिन, एक तो इमेजिन वाली रियलिटी हो गई, एक है भाई रियलिटी मेरे भाई, जिसके अंदर अगेन जो तू अभी तक रूट कॉज की तूने बात नहीं करी, वो होगी बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, सोशल, इकोनॉमिक, सोशियो इकोनॉमिक। ये जो इतने सारे फैक्टर्स जब तुम एड्रेस नहीं करोगे तब तक तुम रूट कॉज पे बात ही नहीं कर रहे हो, तुम बस अभी इमेजिन वर्ड हम खेल रहे हैं। अगर हमें रियलिटी देखनी है तो सिंपल तुम चाइना की बात देखो। चाइना से हमारे एक टाइम पे ट्रेड क्या, आज भी आई थिंक चाइना का इंडिया हाईएस्ट ट्रेड पार्टनर है। टिकटॉक से लेके सारी ऐप सब कुछ बढ़िया रिश्ता था। तो बात करो चाइना की, आई डोंट नो कितना किलोमीटर है, बट लास्ट आई रेड एंड आई मे बी कंप्लीटली इनएक्यूरेट इन दिस, 500 किलोमीटर वो अंदर आ चुके हैं। अब एक कंट्री जो यार 500 किलोमीटर अंदर आ चुका है, तो कौन इंसान है आज भी कहेगा अरे ऐसा करते हैं दोस्ती करते हैं ना, जो उसको वो तो चाहता है तुम उससे दोस्ती के भाव में आओ ताकि वो तुम्हारी दोस्ती का फायदा उठा के और घुस पाए। अब ये प्रैक्टिकल रियलिटी है। अब भाई जब तुम्हारे सामने जैसे तुम दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाह रहे हो, भाई पीछे से जाके तुम्हारे डिस्ट्रक्शन के और प्लान्स बनाए पड़ा है। तो तुम्हें फिर एक टाइम पे वो फेस रियलिटी करनी पड़ेगी ना, इंस्टेड ऑफ सेइंग इफेक्टिव, एज इफ लाइक यार ऑब्वियसली आइडियल लाइफ में, आइडियल सिचुएशन में सबसे बेस्ट होगा हमारा चाइना का सबसे बढ़िया रिश्ता हो, हमारा पाकिस्तान कहेगी अरे यार हम सब भुला देते हैं यार, सब अपने फोकस करते हैं, जो भी प्रॉब्लम्स थी हमारी बॉर्डर वाली सब छोड़ो यार, हम अपने कंट्री की भाई इकोनॉमिक ग्रोथ पे फोकस करते हैं, आप भी फोकस करो, अच्छा ट्रेड करते हैं यार, अच्छे रिलेशंस मेंटेन करते हैं। तो भाई तो ऑब्वियस हर ऐसे फिर दुनिया सबसे खूबसूरत दुनिया नहीं होगी भाई। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी ने बड़े फेमसली कहा था, वी कैन चूज आवर फ्रेंड्स बट नॉट आवर नेबर्स, यानी कि हम अपने दोस्त चुन सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं। तो मेरी सरकार पूरी कोशिश करेगी कि सभी आसपास के देशों से अच्छे रिलेशंस बने ताकि कोई बॉर्डर क्लैशेस ना हमें देखने को मिले। लेकिन अगर किसी भी कारण से ऐसा नहीं होता तो मैं तुम्हें बम मारूंगा। देश को तैयार रहना चाहिए किसी भी हमले को काउंटर करने के लिए। जिन भी चीजों की तू एग्जैक्टली अभी तक जैसे मेरे को साउंड कर रहा है तू नरेंद्र मोदी ही है यार। What is he doing differently जो तू भी कह रहा है so far? जरूरत है इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को, वो उन्हें दी जाए, बंदूक, मशीन गन, राइफल, यहां तक आई एम प्रीटी श्योर भाई इंडिया तुम्हारा बीजेपी की जो सरकार अभी तक रही थी, आई एम प्रीटी श्योर दे हैव इन्वेस्टेड वेरी वेरी हाईली इन डिफेंस।
गोली बारूद, बुलेट प्रूफ जैकेट्स, प्रोटेक्टिव हेड गियर, कैमोफ्लेज यूनिफॉर्म्स, नाइट विजन गॉगल्स, बॉम्ब डिस्पोजल रोबोट, नेवल शिप्स, टॉर्पीडो, सबमरीन्स, फाइटर एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर, रेडार, ये सब इस सब चीजों की जरूरत थी लिस्ट करने की? आई एम जस्ट ऑब्जेक्टिवली आस्किंग, वाज देयर एनी रिक्वायरमेंट ऑफ जस्ट लिस्टिंग इन सब चीजों को? ना सिर्फ अवेलेबल हो बल्कि रेडिली अवेलेबल हो। कुछ दूसरे देशों से खरीदने की जरूरत होगी तो वो सही, लेकिन साथ ही कोशिश की जाए इंटरनल मैन्युफैक्चरिंग की, दूसरे देशों से टेक्नोलॉजी आउटसोर्स हो और अपने देश में चीजों को Didn't they already do manufacture that? They signed a deal with तुम्हारा जो भी Dassault या जो भी उनका वो सब था. But people can just correct me. Isn't that already happening? साथ ही साथ डिफेंस रिसर्च में खर्च किए जाने वाला पैसा बढ़ाया जाए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बजट बढ़ेगा, रेगुलर इंस्पेक्शंस कराई जाए ताकि कोई भी खराब हवाई जहाज या खराब हेलीकॉप्टर की वजह से हमारे एक भी पायलट की मृत्यु ना हो। अगला प्रिवेंटिव सॉल्यूशन है यहाँ पर हमारे सोल्जर्स की मेंटल हेल्थ को एक प्रायोरिटी बनाना। ये एक ऐसा मुद्दा है जिसकी बहुत कम बात करी जाती है। 2022 में मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर डिफेंस अजय भट्ट ने राज्यसभा को बताया कि पिछले 5 सालों में हमारी आर्म्ड फोर्सेस के 819 जवानों ने आत्महत्या करी, जिनमें से 642 केसेस आर्मी के थे, 148 केसेस एयरफोर्स के और 29 केसेस इंडियन नेवी के। पिछले साल भी आर्मी ऑफिशियल Okay, that is again a data that does not actually answer anything. Causation क्या है? Familial disputes की वजह से हुआ है, मैरिटल डिस्प्यूट की वजह से हुआ है, क्या उनके ऑलरेडी प्री एग्जिस्टिंग बायोलॉजिकल हेरिडिटरी प्रॉब्लम्स चल रही थी, क्या हो सकता है उनकी लाइफ में एक डायग्नोसिस था किसी प्रॉब्लम का? बिकॉज मैं इतना कह सकता हूँ, हमने एक बहुत बड़ा नंबर दिया, एंड अगर अगेन कॉम्प्लेक्सिटी में जाओगे एंड हर चीज़ में कॉम्प्लेक्सिटी इसलिए कंप्लीटली चेंज कर देते हैं, जो चीज़ बाहर से दिखती है तुम लोग को समझ नहीं सकता, जहाँ तुम कॉम्प्लेक्सिटी डाल देते हो पूरे जो तुम्हारा पहला इंप्रेशन था ना चीज़ के बारे में, उसके परखच्चे उड़ जाते हैं। तुम्हें रियलाइज करते हो अंदर प्रॉब्लम कुछ और ही है और उसका कोई नेचर नहीं था तुम्हारे जो तुमने स्टार्टिंग में एक फॉर्म करा था ओपिनियन। ने कुछ ऐसा ही बताया था कि साल 2001 से लेकर अब तक करीबन 2 बट इज इट बिकॉज फॉर एग्जाम्पल अगर हम वर्ड डाल दे रहे हैं आर्मी, तो मैं सडनली प्राइम हो जा रहा हूँ सोचने की कि इट हैज समथिंग टू डू विद आर्मी, लिविंग कंडीशंस, सैलरी, डिग्निटी, स्टेटस, इनर कुछ पॉलिटिक्स या सब कुछ चल रहा है। बट द थिंग इज आई हैव नो आइडिया। 1000 से ज्यादा आर्मी सोल्जर्स आत्महत्या कर चुके हैं। इंडियन प्राइम मिनिस्टर होने के नाते मेरी कोशिश होगी इस नंबर को 0 तक लेकर जाना, और ये किया जाएगा अगेन अब तुम बात कर रहे हो बायो, सोशल और ऑल्सो कॉग्निटिव मार्कर्स के। मेंटल हेल्थ प्रैक्टिशनर्स को एंगेज करके मैं 1800 मेंटल हेल्थ प्रैक्टिशनर्स को हायर करूंगा। आप पूछोगे ये 1800 का एग्जैक्ट नंबर क्यों बोल रहा हूं मैं? इसके पीछे एक सिंपल कारण है, हमारी इंडियन आर्मी में करीब 12 लाख एक्टिव पर्सनल्स हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिकमेंडेशन है कि हर 10,000 से लेकर 20,000 लोगों के लिए एक मेंटल हेल्थ प्रैक्टिशनर होना चाहिए देश में। लेकिन क्योंकि मिलिट्री सेटिंग और भी ज्यादा इंटेंसिव होती है, अमेरिका में जो यूएस आर्मी है उन्होंने 700:1 की रेशियो मेंटेन कर रखी है हर साथ। और अमेरिका में क्या पीटीएसडी इसकी वजह से कम हो गया, सुसाइड्स नहीं होती। तो सोल्जर्स के लिए एक बिहेवियरल स्पेशलिस्ट उन्होंने रखा है। तो इसी रेशियो को आगे एक्सटेंड करते हुए हमारे 12 रिजल्ट तो शेयर करो। तुमने कहा कि मैं अगर करूंगा, ये बहुत डेंजरस बातें कर रहे हो बड़े भाई, तुम रियलाइज नहीं करते तुम क्या क्या बोल रहे हो। तुमने अभी बोला मैं इतने अगर वो ले आऊंगा तो मेरी होप होगी मैं इस नंबर को 0 ला पाऊं। साइकाट्रिकली, साइकोलॉजिकली, डू यू रियलाइज व्हाट एन इम्पॉसिबिलिटी यू आर सेइंग? दैट कैन नेवर हैपन। बिकॉज कितने लोग होते हैं जो पेशेंट्स होते हैं जो बहुत ट्रीटमेंट के बाद भी, अगर किसी इंसान को बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, भाई बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर का 1 मार्कर होता है हाई सेल्फ हार्म और सुसाइड आइडिएशन एंड सुसाइड अटेम्प्ट्स। कितने सारे साइकाइट्रिस्ट हैं, द रीजन वाई थर थर कांपते हैं वो बीबीटी के पेशेंट्स को लेने में इज बिकॉज उन्हें पता है, क्योंकि बहुत ही हाई चांसेस हैं इन चीजों के। तुम्हें कितने सारे लोगों में मिल जाएगा सिचुएशंस में, बहुत ज्यादा डिप्रेशन में हो गया, बीपीटी हो गया, या फिर बहुत अलग अलग तरह के डिसऑर्डर्स होते हैं जहां पे इंसान ट्रीटमेंट में है वो, बट ट्रीटमेंट डोंट वर्क फॉर देम। इट्स वेरी चाइल्डिश टू से सच थिंग्स एंड आई अंडरस्टैंड। बहुत सारे लोग शायद रियलाइज नहीं करेंगे क्यों है, क्योंकि मैं कैसे समझाऊं, ये कहने वाली बात है कि अपने मन में एक दुनिया रचने वाली बात है। इट हैज नथिंग टू डू विद रियलिटी। व्हाट यू आर सेइंग इज, मैं को लगता है प्रॉब्लम है मेंटल हेल्थ की, तो मैं क्या करता हूं 1500 साइकाइट्रिस्ट फेंक देता हूं, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब इसकी रियलिटी क्या है? डेटा के अंदर क्या 1500 साइकाइट्रिस्ट फेंकने से, चाहे कितनी भी पॉपुलेशन हो, चाहे 2000 पे तुमने 2000 साइकाइट्रिस्ट रख दिए, हर एक पे इंसान में आर्मी पर्सनल के लिए एक साइकाइट्रिस्ट या फिर एक बिहेवियरल एनालिस्ट या कोई भी रखा हुआ है, रिजल्ट तो यार रिसर्च से पता चलेगा ना तुम्हें। फर्क पड़ेगा विदाउट अ डाउट, बट कितना परसेंटेज पड़ा और कितना परसेंटेज नुकसान भी है। क्योंकि नुकसान क्या है, यहां पे हम बेमतलब की कॉस्ट बेयर कर रहे हैं।
लाइक तुम मेंटल हेल्थ की बात कर रहे हो एंड आई डोंट थिंक यू अंडरस्टैंड हाउ कॉम्प्लेक्स मेंटल हेल्थ इज। तुमने अभी तक रूट कॉज की बात करी, आई डोंट थिंक तुमने अभी तक कोई भी रूट कॉज प्रॉपरली दिया ही नहीं है। आई वुड लव टू हियर, मैं वही बात कर रहा हूँ, रूट कॉजेज ये हो जाते हैं, रूट मतलब रूट पे चले गए तुम। अब नेशन से और डीप जाओ, फिर ये आ गई रूट हो गई साइकोलॉजिकल, सोशो साइकोलॉजिकल, सोशो इकोनॉमिक ग्रुप की अगर बात कर रहे हो, बायोलॉजी आ गई, राइट, ये सब हो गया, इकोनॉमिक्स आ गई। ये बेसिक चीजें हैं जिसकी वजह से बिहेवियर मॉड्यूलेट होता है, अफेक्ट होता है और इन्फ्लुएंस होता है। लाख पर्सनल के लिए 1800 मेंटल हेल्थ 1800 प्रैक्टिशनर्स होंगे। इनमें से कुछ होंगे क्लिनिकल साइकियाट्रिस्ट, कुछ बिहेवियरल हेल्थ स्पेशलिस्ट और कुछ लाइसेंस्ड क्लिनिकल सोशल वर्कर्स। ऐसा करके हम ना सिर्फ हजारों सोल्जर्स की जान बचाएंगे और इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का हौसला बढ़ाएंगे, बल्कि 1800 नई सरकारी नौकरियां भी क्रिएट करेंगे मेंटल हेल्थ प्रैक्टिशनर्स के लिए। इस ट्रायल रन के सक्सेसफुल होने के बाद हम इसी स्कीम को एक्सटेंड करेंगे पैरामिलिट्री फोर्सेस पर, इंटेलिजेंस एजेंसीज पर और सभी पुलिस ऑफिसर्स पर पूरे देश भर। ओके, और नौकरियां क्रिएट होंगी और मेंटल हेल्थ प्रैक्टिशनर्स और डॉक्टर्स की जरूरत होगी, और इस चीज के लिए सप्लाई की कमी नहीं है। जैसा कि आप देख सकते हो, किसी भी कॉलेज सीट के लिए कितने लोग एक एग्जाम को लिखते हैं देश में। हमें डिमांड बहुत ज्यादा चाहिए, लेकिन सप्लाई की भी कमी नहीं है, बस कनेक्ट करने की जरूरत है। इसका मतलब एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर पर। ओके, सो दिस इज योर सेकंड सोल्यूशन इन अ 17 मिनट ऑलमोस्ट वीडियो। पहला था तुम्हारा कि मैं, अगर तुम कोई चीज इंसान जाकर रिपोर्ट करता है पुलिस स्टेशन में और उसकी रिपोर्ट नहीं, तो जो ऑलरेडी राजस्थान की स्टेट गवर्नमेंट कर रही है बाय द वे, सो आई डोंट नो व्हाई यू सेड कि वो मैं करूंगा, एज इफ वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा, बट फाइन, आई अंडरस्टैंड दैट। एंड सेकंड थिंग इज व्हाट यू विल डू इज, मैं मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स ले आऊंगा, साइकाइट्रिस्ट एंड देन सोशल वर्कर्स एंड देन बिहेवियरल एनालिस्ट। पैसा खर्च करने की जरूरत है। तो प्रधानमंत्री बनते ही वन ऑफ द फर्स्ट स्टेप्स मैं लूंगा एजुकेशन बजट को 3 से 4 गुना बढ़ाना। आप पूछोगे इसका पैसा कहां से अब हम तीसरे पे बात कर रहे हैं। आएगा? कुछ पैसा तो आएगा कॉर्पोरेट टैक्स बढ़ाकर। इस खबर को देखिए, सरकार ने पिछले कुछ सालों में कॉर्पोरेट टैक्स को नीचे गिरा दिया है, जिसकी वजह से करीब 1 लाख करोड़ रुपए सरकार ने कम कमाया है। ये 1 लाख करोड़ रुपए एक्स्ट्रा कमाए जा सकते हैं अगर सरकार कॉर्पोरेट टैक्स को दोबारा से उसी लेवल पर ले जाए जिस लेवल पर 2017-18 में हुआ करता था। इसके अलावा कुछ पैसा बजट की रीएलोकेशन से आएगा। हाईवेज बनाने पर हमारी सरकार ऑलमोस्ट 2 लाख करोड़ रुपए खर्च करती है, जबकि इस आर्टिकल को देखिए, एनएफएचएस सर्वे के अनुसार सिर्फ 8% इंडियन परिवारों के पास गाड़ियां हैं। 50% लोग हमारे देश में अभी भी साइकिलों का, बाइक्स का या स्कूटर्स का इस्तेमाल करते हैं। सिर्फ 8% लोगों के फायदे के लिए यहां पर क्यों पैसा खर्च किया जा रहा है? ओके, इसको ब्रेक डाउन करते हैं। आज देश में गरीबी है, जिसकी वजह से लेट्स से सिर्फ 8% लोगों के पास कार्स हैं। हमारा गोल क्या है? देश में प्रॉस्पेरिटी बढ़े पीस के साथ। प्रॉस्पेरिटी मतलब इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, यानी देश में अमीरी आएगी, यानी कि लोग 8 से एक टाइम पे होगा 80% लोगों के पास कारें होंगी। तो वो कहां चलाएंगे कारें भाई? आई अंडरस्टैंड अगर तुम ये आर्गुमेंट मेक कर रहे हो कि हम हाईवेज बना रहे हैं, हाईवेज इज अ गुड थिंग, बट 2 चीजें होनी चाहिए उसके अंदर। पहला, हम जो भी हाईवे या रोड बिल्ड करें उनकी क्वालिटी इतनी अच्छी हो कि वो टूटे ना। दिस एज अ प्राइम मिनिस्टर या जो भी मैं रेलवे या रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर जो भी डालूंगा मैं जिस इंसान को रोड एंड ट्रांसपोर्ट, वो उसको मैं इतना वो बनाऊंगा, जो कि नितिन गडकरी हैं आई इमेजिन इस टाइम पे, उनको इतना सशक्त बनाऊंगा कि वो इंश्योर करें कि भाई हमारी जो भी रोडें बने वो इतनी जबरदस्त और स्ट्रांग क्वालिटी की हो और क्वालिटी चेक्स होते रहें उस पर और चीज़ें प्रिपेयर होती रहें अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, कि रोडें बहुत बढ़िया हों। आई मीन रोडें होनी चाहिए भाई, ठीक है? दुनिया शुड बी कनेक्टेड, बिकॉज जितनी रोडें कम होती हैं भाई उतने एक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं। तुम अभी बात कर रहे थे एक्सीडेंट्स को रिड्यूस करने की, सिंपल सा एक डेटा कभी देखना, एक्सीडेंट्स कहाँ होते हैं? उन जगहों पे जहाँ पे रोडें मिट्टी की बनी हैं, जहाँ पे खड्डे हैं, जहाँ पे पत्थर हैं। कच्ची रोडों पे कितने एक्सीडेंट्स होते हैं? गाड़ियों के ऊपर खच्चे उड़ जाते हैं। रोडे एंड हाईवेज इज अ गुड थिंग। सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट मैं कहूंगा यहाँ पे जो क्रिटिसिज्म, अगर मैं अपने आप को घुसेड़ना चाह रहा हूँ यहाँ पे, मैं इतने भयंकर सोल्यूशन दे दूँ इस वीडियो के, बट एनीवे, सेकंड चीज जो होगी वो ये होगी, हमें यहाँ पे कोशिश करना है मिनिमाइजेशन ऑफ डिफॉरेस्टेशन वाइल्स्ट बिल्डिंग हाईवेज। अगर बहुत घंघोर बढ़िया खूबसूरत फूलने वाले जंगल हैं, वृक्ष हैं बिल्कुल, जिसमें 100 साल पुराने पेड़ लगे हैं, तो इकोलॉजिकली तुम उसको रिप्लेस नहीं कर सकते नए पेड़ लगा के, क्योंकि अगर एक पेड़ को 100 साल लगाए बड़ा होने में, तो फिर हम 100 साल वेट करेंगे सेम पेड़ को दूसरी जगह उगने में, वो 100 साल का डैमेज है। तो हमें वहां पे ब्रिजेस बनानी है, फ्लाईओवर्स बनाने हैं, जिससे पेड़ ना कटे, लेकिन हम उस कंप्लीटली ऊपर बना सकें, जिससे जंगल नीचे वो रहे, जानवरों का अपना सिस्टम पूरा मेंटेन रहे, जानवर रोड पे ना आए। हाईवे जो हम रोडों जो जंगलों के बीच बनाते हैं उसमें क्या होता है भाई, कल ही परसों में वीडियो देख रहे थे, टाइगर को किसी ने गाड़ी से उड़ा दिया,
बेचारे की पूरी कमर टूट गई थी, वो ग्रे रेंज के क्रॉस कर रहा है। तो वो तो होंगी ना चीजें, ये चीजें हमें मेंटेन करनी है कि तुम डिफॉरेस्टेशन या फिर सिटीज को नेचर से दूर रखो। दूसरी चीज क्या होती है डिफॉरेस्टेशन में, हम लाइट्स बिल्ड करते हैं, लैंप्स, ठीक है, रोड के किनारे। लैंप से क्या होता है, बहुत सारे जानवर यानी बहुत सारे इंसेक्ट्स होते हैं जो कि जब माइग्रेट करते हैं वो एक्चुअली मून लाइट को यूज करते हैं, और मून लाइट से या तुम्हारे जो स्टार्स का वो है उससे जो लाइट होती है उसे गेज कर पाते हैं उन्हें जाना कहां है। जहां आप लाइट्स डाल देते हो जंगल के बीच में, वो अपनी जगह खोल के उन लाइट्स को फॉलो करने का वहां पे लाइट्स भिड़ने लग जाते हैं। तो अब एक्चुअल में मैं बहुत छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, बहुत बड़े इकोलॉजिकल सिस्टम की परखच्चे उड़ा देते हो तुम। दैट इज अ मच फेयर आर्ग्यूमेंट मेरे भाई, कि हमें यह देखना है कि इकोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम हैबिटाट्स के परखच्चे ना उड़ा दें रोड बनाने के चक्कर में। दैट इज अ मच बेटर आई थिंक न्यूआंस पॉइंट देन गरीब देश है देयरफॉर रोड नहीं बनानी चाहिए, इज नॉट अ राइट आर्ग्यूमेंट माय ब्रदर। इससे बेहतर है इस पैसे को एजुकेशन में लगाया जाए। एजुकेशन ओके, ए एंड बी नहीं करना चाहिए ना। ए हाईवे ना बनाओ, हाईवे का पैसा एजुकेशन में डाल दो। नहीं भाई, आई एम प्रीटी श्योर तुम एजुकेशन का बजट बढ़ा सकते हो बहुत भयंकर ऊपर ले जाके, एंड वो होना चाहिए विदाउट अ डाउट। इंडिया में तुमने अभी थोड़ी देर पहले बात करी थी, मुझे अभी तक समझ नहीं आया तुमने उसको और क्यों नहीं खींचा। तुमने बात की थी रिसर्च एंड डेवलपमेंट की, तुमने लेकिन बात की डिफेंस रिसर्च की। ब्रो, साइंटिफिक रिसर्च, हमारा देश साइंटिफिक रिसर्च में इतना पीछे है जिसकी कोई हद नहीं है यार। हमारे को कोशिश करनी, जैसे हमने इसरो को इतना हम स्ट्रांग कर रहे हैं, हमारे को रिसर्च में इतना स्ट्रांग होना चाहिए ताकि आने वाले नोबेल प्राइज विनर सारे अमेरिका और जापान इधर से सब स्कैटर्ड होते हैं। आइसलैंडिक, तुम्हारे आइसलैंडिक करो, नॉर्वेजियन जगहों से वो होते हैं या यूरोप से कहीं आ रहे हैं। इंडिया के रिसर्चर्स को होना चाहिए भाई, हमारे इन्वेंशंस, हमारी साइंटिफिक एक्यूमेंट ऑलरेडी जितनी स्ट्रांग है, जितनी ब्रेन पावर एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वो यहीं पे हम उनको रिसर्च फैसिलिटीज ऐसी बिल्ड करें, यूनिवर्सिटीज को इतना भयंकर रिसर्च बजट दें कि भाई वो प्रॉपर रिसर्च हो, यहां पे इन्वेंशंस हो रही हो सारी, प्राइवेट कंपनीज में नहीं, पब्लिक यूनिवर्सिटीज में ब्रो, या प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में भी, लेकिन हम फंड करें खुद से। देश को करना चाहिए, रिसर्च को बहुत ऊपर लेके जाना चाहिए। यहां पे लोगों को रिसर्च पता ही नहीं होती करते कैसे हैं, हमारे जर्नल्स फेमस ही नहीं है। वैसे भी इतने बड़े बड़े हाईवेज बनाना और ये कार बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना हमारे शहरों में, मैं इसके सख्त खिलाफ रहा हूं, और इस चीज को मैंने एक्सप्लेन किया है इस वाले वीडियो में, जाकर समझ सकते हो, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। हमें जरूरत है शहरों को इंसानों के लिए बनाने की, ना कि गाड़ियों के लिए। इससे पोल्यूशन भी कम होगा, हरा भरा भी ज्यादा रहेगा शहर, और गर्मी का इफेक्ट भी कम होगा, अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट, जिसकी बात मैंने हीट वेव वाले वीडियो में करी थी। बाकी पैसे की बचत होगी करप्शन खत्म करके, और सेफ्टी और सिक्योरिटी के मामले में तो वैसे भी करप्शन 1% भी नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि यही कारण है जिसकी वजह से इलीगल होर्डिंग्स खड़ी होती हैं, और जब वो गिरती हैं तो लोग मारे जाते हैं। बिना सेफ्टी स्टैंडर्ड्स फॉलो करे ब्रिजेस बनाए जाते हैं, उनके गिरने से लोग मरते हैं। करप्शन ही कारण है जिसकी वजह से खराब दवाइयां सेफ्टी चेक से पास हो जाती हैं, मसालों में कैंसरस केमिकल्स पाए जाते हैं। दैट्स वेयर आई थिंक तुम कहना चाह रहे हो, लाइक ये फसाए तुम्हारी जितनी भी गवर्नमेंट एजेंसीज हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं, इनको हमें स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, और इनको बहुत बहुत भयंकर लेवल पे स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। कि फूड सेफ्टी वाला वहां पर रिश्वत खाता है। करप्शन के पीछे 3 मेन रीजंस हैं। पहला कारण है टॉप डाउन अप्रोच, जो कि सबसे बड़ा रीजन है करप्शन के पीछे। किसी भी पुलिस वाले को जब आप रिश्वत देते हो, सरकारी अफसर को रिश्वत देते हो, कभी उनसे पूछकर देखो कि वो क्यों रिश्वत मांग रहे हैं, तो उनका जवाब आएगा कि उन्हें ऊपर कुछ पैसा देना होता है, ऊपर भी कुछ कट देना होता है। और वो ऊपर वाले अफसर से जाकर अगर आप कभी पूछोगे तो वो बोलेगा कि मुझे और ऊपर कट देना होता है। यहाँ पर एक बॉटम अप्रोच कहेंगे ना, पूरी चेन फॉलो होती है करप्शन की, एक ऐसी चेन जो पहुंच जाती है सीधा चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर तक। यानी किसी भी देश में करप्शन की असली रूट उस देश के पीएम या स्टेट के सीएम होते हैं। इस चेन को अगर तोड़ना है तो वो ऊपर से ही तोड़ा जा सकता है, जब ऊपर बैठे लीडर की नीयत साफ हो। दूसरा कारण है करप्शन के पीछे पुलिस ऑफिसर्स और बाकी सरकारी एम्प्लॉयज का ओवरवर्क्ड होना और अंडरपेड होना। इस पर आपको ढेर सारे आर्टिकल्स मिल जाएंगे ऑनलाइन कि कैसे हमारे देश में पुलिस ऑफिसर्स ओवरवर्क्ड हैं, 12-12 घंटे काम कराया जाता है उनसे, और पेमेंट ढंग से नहीं मिलती। कई रिपोर्ट्स ये सामने आई हैं जो बताती हैं कि ढेर सारी स्टेट्स में पुलिस बहुत अंडरस्टाफ्ड है और ओवरबर्डन्ड है। सोल्यूशन सिंपल है, इसका पुलिस की संख्या डबल कर दो। कोर्ट्स और जजेस की बात करें तो वहां भी यही हाल है, ओवरबर्डन्ड है। फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया टी.एस. ठाकुर तो इसमें आई एग्री विद दिस। आई थिंक पुलिस के एक एक्चुअली मल्टीट्यूड्स ऑफ रिफॉर्म्स लाने पड़ेंगे पुलिस में। पहला तुमको उनको प्रोटोकॉल हैवी करना पड़ेगा, यानी कि आप प्रोटोकॉल फॉलो करेंगे और इनको तुम्हें ट्रेन करना पड़ेगा। जो कंडीशनिंग बिहेवियरल जो ये बिहेवियरल एनालिस्ट बोल रहा था,
बिहेवियरल वर्ड कहाँ से आया है? बिहेवियरिज्म से आया है। बिहेवियरिज्म की जितनी भी साइंसेज होती हैं इसके द्वारा कॉग्निटिव जितने भी तरीके होते हैं कि आप लोगों को बताओ कि हमें कैसे प्रोटोकॉल हैवी होना है, प्रोटोकॉल फर्स्ट होना है, प्रोटोकॉल फॉलो करना है, रूल्स जितना आपको पता है उतना हो सकता है सामने जो आपके व्यक्ति खड़ा है, जो इंसान है, नागरिक है, उसको भी पता होंगे और आप रूल्स की मर्यादा और रूल्स के बाउंड्रीज के अंदर ही आप एक्ट कर सकते हैं। आप तानाशाही या फिर आप जो मन चाहे ईगो उसमें नहीं जा सकते, लस्ट में। अपनी स्पीच में इस ओवरबर्डन की बात करते हुए ये पहला आएगा, प्रोटोकॉल हैवी बनना पड़ेगा। सेकंड हो गया भाई, आप जैसे अमेरिका में क्या है, बॉडी कैम्स पहनते हैं कि भाई एक डर है जो इंटरनल हो गया कि आपको प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं, लेकिन भाई किसी की पर्सनालिटी में लेट्स से कोई प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर है, एग्रेशन बहुत हाई है, नार्सिसिज्म में बहुत हाई है, उसकी अकाउंटेबिलिटी कैसे आती है? पहला हो जाता है भाई आपके पार्टनर्स ही करें, लेकिन लेट्स से पार्टनर्स नहीं है विलिंग भाई उससे बवाल लेने में, बॉडी कैम्स आ जाती है सिचुएशन। यहां पे एक्चुअल रूट कॉज प्रॉब्लम्स हम जो सॉल्व कर रहे हैं वो ऐसे होंगी मेरे भाई, सिंपल ये नहीं कि प्रॉब्लम है प्रॉब्लम है प्रॉब्लम है प्रॉब्लम है। पढ़े थे एक बार, Speeches have been made in the past, in conferences, in seminars. तो तीसरा जो एकमात्र अभी तक तुमने जो सोल्यूशन दिया है इस पूरी सिचुएशन में वो सिर्फ एक ही है जो तुमने अभी तक दिया है, वो है इंक्रीज भर्तियां। आई एग्री, इंक्रीज करो भर्ती और तुम आवर्स 100% किसी के रिड्यूस करो। यार किसी के घर भी चलना आना है, किसी का कोई पिता भी होगा, बच्चे भी हैं किसी के, अपनी वाइफ के साथ भी कोई रिश्ता रखना है किसी न किसी का, तो हम सोच सकते हैं इन लोगों के जो इंसान अगर 14 घंटे काम कर रहा है, कॉग्निटिवली ओवरलोड सिचुएशन पे है, धूप में काम कर रहा है, धूप से ऑलरेडी एग्रेशन में पूरी रिसर्चेज हैं कि भाई बढ़ जाता है, इरिटेशन बढ़ती है, तुम्हारी कॉग्निटिव एबिलिटीज में फर्क पड़ता है धूप से, गर्मी से, एक्चुअल में लिटरली कॉग्निटिव एबिलिटीज नीचे हो जाती हैं। तो भाई वो इंसान घर पे जाके हो सकता है और ज्यादा कलेश मचा रहा, उसका रिश्ता तबाह हो रहा, उस चक्कर में एक सब छोटी चीजों का रिपल इफेक्ट देखो कितना स्ट्रांग होता है। Debates in the parliament, but I think nothing really appears to be moving. यहाँ भी वही सोल्यूशन है कि जजेस और कोर्ट्स की संख्या बढ़ाई जाए। तीसरा कारण करप्शन के पीछे है ग्रीड, किसी इंसान का लालची होना, और ये एक्चुअली में सबसे छोटा कारण है मेरी राय में। अगर पहले दो कारणों का सोल्यूशन निकाल दिया तो ये तीसरा कारण सॉल्व करना बड़ा आसान है। स्ट्रिक्ट लॉज और हार्श पनिशमेंट, ताकि कोई भी ऐसा करने की ना सोचे। पुलिस की बात करें तो हमें पुलिस रिफॉर्म्स की भी जरूरत है। जब कोई केस मीडिया स्पॉटलाइट में आ जाता है, उस पर काफी आउटरीच होती है, तो सबकी एक ही डिमांड होती है हमेशा कि इस केस को सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया जाए, क्योंकि एक परसेप्शन लोगों की ये बन गई है कि स्टेट पुलिस किसी भी इंपॉर्टेंट केस में सही से इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकती। जरा सोचकर देखो किसी की, अब इस परसेप्शन को हम सिंपल इजीली मेजर कर सकते हैं, सिंपल कि हमारा ट्रेनिंग मॉड्यूल क्या होता है, एज सिंपल एज दैट। यानी कि हम लेयर्स लाते हैं। एक हुआ है चोरी का केस जिसमें चोर पकड़ा गया, उसको कौन हैंडल कर रहा है। एक हुआ इंटर पार्टनर वायलेंस का केस है। तीसरा हो गया थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स केस, फ्रॉड का केस है जहां पे प्रॉब्लम सॉल्विंग है बहुत हाई रिक्वायर्ड, पूरा गैंगस्टर का गैंग चल रहा है, इन्फिल्ट्रेट करना है। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिगेशन होती है क्राइम में, आपको बहुत तगड़े लेवल पे एविडेंस चाहिए, एक इन्वेस्टिगेशन चल रही है, आप एविडेंस कलेक्ट कर रहे हो, आपको पूरा प्रॉपर क्रैक करना है। वही हो गया किसी किलर को पकड़ना है, किसी लोकली इस टाइम पे बहुत कोई गैंग है क्राइम कमिट कर रहा है जिसके बहुत सारे विंग्स हैं, आपको वो करना है। यहां पे आप फिर आपको एशेलॉन्स लानी है कि ये चला जाएगा, जैसे अमेरिका में इसको कहते हैं डिटेक्टिव्स, ये चला जाता है डिटेक्टिव्स में। तो इनके में आई थिंक डिफरेंस होता है, मैंने टीवी शो से उठा रहा हूं, मुझे कोई इतनी नॉलेज नहीं है इसके बारे में, कि यहाँ पे पहले होता है कि भैया तुम एक ट्रेनी कॉप होते हो, फिर तुम कॉप बनते हो, कॉप के बाद यू मेक डिटेक्टिव जिसमें भी एग्जाम सकते हैं, और डिटेक्टिव्स के पास केसेस जाते हैं, बड़े बड़े जो केस होते हैं जिसमें थोड़ा सा दिमाग लगेगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग होगी, और आप किसी गैंग को बस्ट कर रहे हो, ड्रग्स का कोई केस है, ये सब जाते हैं। तो ये सारी चीजें करनी पड़ेगी और ये कंप्लीटली डिपेंड करेंगी एजुकेशनल रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से, कौन सा आपने एग्जाम्स निकाले हैं, कितनी आपके पास क्वालिटीज हैं, आपका आईक्यू क्या है, आपका सोशल इंटेलिजेंस क्या है, ये सब चीजें इंट्रोड्यूस करनी पड़ेंगी यार। केस को अगर मीडिया स्पॉटलाइट नहीं मिली, जिसे सीबीआई में ट्रांसफर नहीं किया गया, तो क्या उसमें बढ़िया इन्वेस्टिगेशन की जरूरत नहीं है क्या? उन केसेस का क्या? इसलिए जरूरी है कि हर एक स्टेट में सीबीआई टाइप की एक ऑर्गेनाइजेशन हो जो इन्वेस्टिगेशन करे, केस सॉल्व करे, जिसकी उसी हिसाब से ट्रेनिंग करी जाए। स्टेट लेवल पर एक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी बनाई जाएगी और हर एक केस का इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर इसी ब्रांच से होगा। अब सोचकर देखो दोस्तों, ये सारे सही कदम उठाने से देश में क्या क्या सही हो जाएगा। देश के सभी पुलिस ऑफिसर्स और सरकारी कर्मचारियों को अच्छी सैलरी मिलेगी, अच्छा मेंटल हेल्थ केयर मिलेगा, उन्हें मेडिकल इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस और फैमिली बेनिफिट्स भी मिलेंगे। सबके लिए स्ट्रिक्टली 8 घंटे की लिमिट सेट करी जाएगी, कोई भी दिन में 8 घंटे से ज्यादा काम नहीं कर सकता। ज्यादा वर्कलोड को मैनेज करने के लिए सफिशिएंट पुलिस फोर्स होगी, वैकेंसी सारी फिल करी जाएंगी, करप्शन खत्म हो जाएगा, ईमानदारी से काम होगा। इसकी वजह से हर एक लाइफ में
क्योंकि करप्शन किसी न किसी फॉर्म में हर जगह, हर ह्यूमन सोसाइटी, जहां इंसान एक्सिस्ट करेगा। हम क्या कर सकते हैं, करप्शन को ज़्यादा कर्टेल कर सकते हैं और उसको हम इतना छोटा कर सकते हैं कि या तो छोटे लेवल्स पे एग्जिस्ट ही ना करे वो, और अगर वो कर रहा है तो वो इतने पावरफुल लेवल पे एग्जिस्ट कर रहा है जिससे कि जो सोसाइटी है उस पर इतना फर्क नहीं आ रहा, यानी कि मेरे जिंदगी में इतना फर्क नहीं आ रहा, लेकिन ऊपर ही ऊपर कहीं नेपोटिज्म के नाम पे, ऐसे नाम पे करप्शन चल रहा है जहां पे बहुत ही पावरफुल फोर्सेस एक दूसरे के साथ कल्यूट कर रही हैं और वो अपने प्लान्स खेल रही हैं बड़े बड़े। लेकिन एक नॉर्मल नागरिक जो है उसकी जो राइट्स हैं, जैसे कि अगर मैं सेफ फील कर रहा हूं तो वो रोड पे सेफ है, अगर उसको लगता है 1 सेकंड में कॉल करता है तो 2 सेकंड में रिस्पॉन्स टाइम पे पुलिस आ जाती है, अगर वो कोई एफआईआर दर्ज कराना चाहता है तो एफआईआर दर्ज हो रही है, अगर कोई कुछ बात करना चाहता है पुलिस से किसी भी प्रकार की तो उसको डायरेक्शन मिल रहा है, उसको रिस्पेक्ट मिल रही है, पुलिस उसकी हेल्प कर रही है, जो पुलिस प्रोटेक्टिव चीज है वो मिल रही है। पुलिस वाले के पर्सपेक्टिव से भी उनको रेस्ट मिल रहा है, उनके घर में प्रॉब्लम्स कम है इस चक्कर में, उनकी सैलरी अच्छी है, भर्ती अच्छी हो रखी है, प्लस उनकी ट्रेनिंग चल रही है बहुत बढ़िया लेवल पे जिससे वो भी सीख रहे हैं, प्लस तुमने एक्सटर्नल प्रोटेक्टिव मेजर्स भी डाल दिए यानी कि बॉडी कैम हो रही है सब, जिससे कि भाई उनको भी डर लगा रहता है कि हमारा भी सब नोटिस हो रहा है। देशवासी के मन में पुलिस के प्रति सम्मान होगा, ग्रैटिट्यूड का भाव होगा और पुलिस वाले भी हर एक नागरिक से सर या मैम करके बात करें, ये उन्हें कहा जाएगा, चाहे वो कितने भी अमीर या कितने भी गरीब क्यों ना हो। इमेजिन करो पुलिस के सिस्टम में ही ऐसा रूल बना दिया गया कि हर एक पुलिस ऑफिसर किसी भी सिटीजन से बात करते वक्त उन्हें सर या मैम करके एड्रेस करेगा। अपने आप माइंडसेट में चेंज आने लगेगा। सेक्सुअल हैरेसमेंट जैसे क्राइम्स की बात करें तो वहां पर भी लोगों के माइंडसेट और एटीट्यूड को बदलने की जरूरत पड़ेगी, जो कि मेन रूट कॉज है। कुछ लोगों का माइंडसेट जो एक औरत को इंफीरियर सब ह्यूमन मानता है, औरत को ऑब्जेक्ट की तरह देखता है। इसकी बात मैंने कई वीडियोस में करी है, जैसे कि एनिमल वाला वीडियो। अब मैं ये नहीं कह रहा कि मैं एनिमल जैसी फिल्में या हनी सिंह और बादशाह टाइप के गंदे गानों पर बैन लगा दूंगा, क्योंकि मेरा मानना है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में। लेकिन प्रधानमंत्री होने के नाते मैं रिक्वेस्ट करूंगा सिंगर्स और बॉलीवुड एक्टर्स से कि वो अपनी फिल्मों से और गानों से मिसोजिनी को हटाएं, औरतों की ऑब्जेक्टिफिकेशन को हटाएं, और मैं खुद से अच्छे कंटेंट को प्रमोट करूंगा। ये माइंडसेट बदलने का एक और तरीका होगा स्कूल में जेंडर सेंसिटाइजेशन क्लासेस को इंट्रोड्यूस करना। बचपन से ही बच्चों को सही माइंडसेट सिखाया जाए, जिससे कि जब वो बड़े हों तो समाज। तो स्कूल में हमें कब से गलत माइंडसेट सिखा दिया गया? हम पता है बहुत सरफेस लेयर बातें कर रहे हैं। हम टॉपिक आई गेट इट, तुमने टॉपिक बहुत सारे घुसेड़ दिए जो कि एक्चुअल में अपने में पूरी फील्ड्स हैं, आई एम नॉट सेइंग फील्ड्स इन द सेंस, आई एम सेइंग देयर लिटरल सब्जेक्ट्स जिनके पीछे काउंटलेस आवर्स ऑफ पढ़ाई करनी पड़ेगी, एंड हम उनको बस टच कर रहे हैं और कह रहे हैं ये सॉल्व कर दिया, सॉल्व कर दिया, सॉल्व कर दिया, सॉल्व कर दिया। अब तुम बात करो क्रिमिनल साइकोलॉजी की। क्रिमिनल साइकोलॉजी के अंदर जो जेंडर वायलेंस आ जाता है तुम उसके अंदर बात कर रहे हो। ऑल्सो तुम एक चीज सिंपल सी बुरी तरह से मिस कर जाते हो भाई, जो तुम शायद रियलाइज नहीं करते हो, वो ये है तुम बात करते रहते हो सिर्फ नर्चर 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 एनवायरमेंट, नेचर जिसे कहते हैं, न्यूरोसाइंस, जेनेटिक्स, बायोलॉजी। तो 50% जेनेटिक्स आपके रिस्पॉन्सिबल होते हैं बिहेवियर पे, और जो 50% है वो है आपके जेनेटिक्स जो आपके समाज से मिल रहे हैं, एनवायरमेंट से जो मिलते हैं, और एनवायरमेंट से भी हम जो सीखते हैं, जो फिनोटाइप और जीनोटाइप का जो बात होती है। सो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे बिहेवियर्स होते हैं जो समाज से सिखाया ना सिखाया उससे फर्क ही नहीं पड़ता, वो जेनेटिकली इनबॉर्न है, बायोलॉजिकल इन नेचर है। इंट्रोड्यूस करते हुए तुम्हें शायद इरिटेशन हो रही है क्योंकि तुम्हारा जो स्कीमा बना हुआ है अभी इस टाइम इन सब चीजों को देखने का, तुम्हें लग रहा है कि अरे वो कॉम्प्लिकेट क्यों हो रहा है मेरा स्कीमा, या तो उसको कॉम्प्लेक्स करना पड़ेगा सोल्यूशन पाने के लिए, या तुम इसी ओवर सिंप्लीफिकेशन में जीते रहो और तुम कभी सोल्यूशन नहीं पा पाओगे, लेकिन तुम इमेजिन गाने लिख दोगे 50। वाले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि कैसे ऑस्ट्रेलिया और सर्बिया जैसे देशों ने अपने देश में मौजूद इलीगल हथियारों को खत्म कर दिया एक एमनेस्टी पीरियड जारी करके। उन्होंने अपने देशवासियों से कहा कि जिसके पास जितने भी इलीगल हथियार हैं हमें आकर सौंप दो सरकार के पास, और अगर आप इस टाइम पीरियड में हमें दोगे तो आपके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। 1 महीने के अंदर 1 लाख से ज्यादा इलीगल वेपन्स इकट्ठे हो गए थे सर्बिया में। ऐसा ही कुछ मैं करूंगा इंडिया में इलीगल हथियारों को खत्म करने के लिए। इन सारे प्रिवेंटिव और प्यूनिटिव सॉल्यूशंस को इंप्लीमेंट करके हम एक ऐसा इंडिया बनाएंगे जो ना सिर्फ हर इंडियन के लिए सेफ और सिक्योर हो, बल्कि हर फॉरेनर के लिए भी। आपको ये सॉल्यूशंस शायद इम्प्रैक्टिकल लग रहे हो, लेकिन इनमें से कोई भी सॉल्यूशन ऐसा नहीं है जो पहले कहीं इंप्लीमेंट ना किया गया। सिंगापुर वाले वीडियो में मैंने बताया था कि कैसे 1960s में सिंगापुर का बुरा हाल था। पॉवर्टी वहां हर जगह देखने को मिलती थी, एथनिक क्लैशेस देखने को मिलते थे। लेकिन ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 की इस लिस्ट को देखो, सिंगापुर नंबर 5 पर है। अगर सिंगापुर यहां तक उठकर ब्रो, लेकिन फिर अगेन पॉपुलेशन मिस कर जा रहे हो तुम। पहली चीज, सिंगापुर की पॉपुलेशन भाई 5.6 मिलियन है यार। आ सकता है तो हम इंडिया को भी नंबर 1 ले जा सकते हैं रैंक में इस लिस्ट। कैसे भाई? वो 5.5 मिलियन का देश है मेरे भाई, तुम कहाँ उसको इक्वेट करो 1.8 बिलियन में? और कॉम्प्लेक्सिटी देखो ना यार,
सिंगापुर का साइज देखो, इंडिया का साइज देखो, सिंगापुर का कल्चर देखो, हमारा कल्चर देखो। तुम किसी भी प्रोफेसर के साथ है इकोनॉमिक्स के या एग्रीकल्चर के या कोई भी चीज़ में, वो तुम्हें बताएंगे कि एक्चुअल में मेरे भाई तो तुम कह रहे हो इतना कॉम्प्लेक्स है और उसके अंदर 80 वेरिएबल्स वो गिनाएंगे तो तुम्हें पता चलेगा। तो तुम अभी जो इमेजिन गाने में हम जो खेल गए हैं कि इसको तो ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, बट ये वैसी सोल्यूशन है जैसे कि हम 5 लोग चाय पी रहे हैं और हम चाय में तू प्राइम मिनिस्टर बन जा, तू फाइनेंस मिनिस्टर बन जा, तू ये बन जा, तू होम तेरे मिनिस्ट्री है, तू कैसे सॉल्व। और हमने उस दिन 1 घंटे में पूरे सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, बट वो चाय पी रहे थे ना, रियलिटी में तो नहीं हुआ ना। रियलिटी में जैसे हमारे पास जब आएंगी वो चीजें हमारे हाथ में जब आएगा, तो हमें स्कोप दिखेगा, स्केल दिखेगा, फिर हमको बैरियर्स दिखेंगे। सो मैं यहां पे बात करता हूं बीजेपी की। आई एम गोइंग टू एट्रीब्यूट इग्नोरेंस इंस्टेड ऑफ मैलिस, यानी मैलिस हो गया कि ये लोग तो करना ही नहीं चाहते। मैं ये नहीं कहूंगा, मैं क्लियरली कह रहा हूं ये करना चाहते होंगे। आई एम गोइंग टू वर्क विद दिस असम्पशन एंड नाउ आई एम गोइंग टू क्रिएट अ कंप्लीटली डिफरेंट वे ऑफ एनालाइजिंग थिंग्स। मैं कह रहा हूं दोनों पे वॉक करो। लेट्स से ये लास्ट होना चाहिए, ये करना ही नहीं चाहते, क्योंकि इसके पीछे बहुत स्ट्रॉन्ग कॉजेशन चाहिए। क्यों नहीं चाहेगा कोई इंसान करना? लेट्स से कि भाई कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो अननोन हैं, क्योंकि मेरे दिमाग में अगर हो जा रहा है इतना इजी सोल्यूशन तो है, तो या तो भाई वो जो बैठे हैं उस जगह पे वो एक निहायती मूर्ख है, भयंकर लेवल पे बीहड़ मूर्ख है, जो कि फैक्ट नहीं है, क्योंकि जो बैठा ऊपर पे वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, उसके पीछे एक पूरी टीम है भयंकर लेवल पे, पीएचडी लेवल पे, बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्कॉलर्स की। तो वो तो मूर्ख नहीं है। मैं ये मान सकता हूं कि हाँ कुछ ब्यूरोक्रेटिक प्रॉब्लम्स होंगे, यस देयर मस्ट बी अ लॉट ऑफ इग्नोरेंस एंड अ लॉट ऑफ ब्यूरोक्रेटिक प्रॉब्लम एज वेल। उसमें मैं नहीं कह रहा हूं, ऑफ कोर्स बहुत बड़ा देश है और सब चीजें लॉ बाय लॉ होती हैं, काफी चीजें अभी अपडेट नहीं हुई है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट इंटेंशन तो होगी। मे बी जो मैं सोल्यूशन कह रहा हूं चाय पीते वक्त इतना सिंपल और ये ऐसे हो जाएगा, मे बी दैट इज नॉट एज सिंपल एज आई थिंक इट इज। डनिंग क्रूगर इफेक्ट यही तो होता है ना मेरे भाई। हम बुरा मत मानो, पूरा वीडियो बहुत भयंकर मेजर लेसन है डनिंग क्रूगर इफेक्ट में। What we don't know is an ocean. What we know is a drop. That's Dunning-Kruger effect. तो ड्रॉप में हम जब एरोगेंस आ जाता है ना कि इसको तो ऐसे सॉल्व करेंगे, what you don't know is an ocean. तभी Dunning-Kruger effect का सिंपल चीज क्या है? The more you know, the more you find out how much you don't know. तभी जितने स्कॉलर्स हो, जितने एक्सपर्ट्स हो, जितने तुम्हारे पीएचडी या जो भी साइंटिस्ट होगा वो हमेशा कंफ्यूजन में रहते हैं, डाउट में रहते हैं, क्योंकि उन्हें जब वो ढंग से पढ़ने बैठते हैं पता चलता है हमें कितनी सारी चीजें अभी पता ही नहीं है। हम बस अभी ड्रॉप डिस्कवर किए हैं, जो हमें नहीं पता वो एक ओशन है, और जिसे एक्चुअल में नहीं पता वो इंसान उसमें एरोगेंस कह लो या फिर ओवर कॉन्फिडेंस कह लो कि ये तो इसको तो ऐसे सॉल्व कर सकते हैं ना यार। अबे दूर से किसी को बताना इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, वेरी डिफरेंट फ्रॉम बीइंग इन दैट पोजीशन। अभी ये होता नहीं जैसे जब टीवी देख रहे होते हो, मैं करूँ तो मैं 4 छक्के मार देता है यार, अरे यार इधर इसको ऐसे खेलना था, अब इसको ऐसी बॉल डालनी थी। तू वहां नहीं है ना, और एक रीजन है तू वहां नहीं, तो अभी अपने काउच पे बैठ के उसको कमेंट्री कर रहा है। वर्ल्ड्स मोस्ट पीसफुल एंड प्रॉस्परस कंट्री, हमारा देश, द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। कैसा लगा मेरा सपना दोस्त? सपना देखना अच्छी बात है, देख भाई, लेकिन उसको रियलिटी से तो जोड़। मुझे लगा बड़ा गजब वीडियो होगा जिसमें बहुत भयंकर लेवल पे पहला पार्ट था इस वीडियो का, प्रॉब्लम जो 3 घंटे में कोई भी इंसान, मैं बता रहा हूं यहां पे मैं 5,000 रुपए किसी को दूं, वो उठा के एक इसका जो स्टार्टिंग का पूरा पार्ट था बना देगा, क्योंकि उसको बस इकट्ठा करनी है, उसको डालना डाटा न्यूज स्टोरीज वो कॉपी करनी और एडिटिंग में डाल देनी है। फिर उसके बाद तुम कहे रूट कॉज पे जाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, डॉक्टर, तुम रूट कॉज पे गए नहीं भाई। रूट कॉज में 5 बार कम से कम गिरा चुका हूं, क्या होगा अगर जाना पड़ेगा, क्योंकि तुम बात करो सोसाइटी की, अ कंट्री इज इट्स पीपल पे जहां बात आ गया तुम आगे ग्रुप साइकोलॉजी पे एंड साइकोलॉजी पे, इंडिविजुअल एंड ग्रुप, ठीक है। साइकोलॉजी के पीछे भी 50 मार्कर होते हैं, साइकोलॉजी भी सिर्फ एक सब्जेक्ट है। व्हाट डज दैट मीन? बायोलॉजिकल मार्कर्स अलग हो जाते हैं, जिसके अंदर न्यूरोसाइंस आ जाती है, जेनेटिक्स आ जाती है, ये सब चीजें आ जाती हैं। कॉग्निटिव अलग हो गया, कॉग्निटिव के अंदर तुम्हारे आईक्यू आ गया, बिहेवियरिज्म आ गया, ये सब चीजें आ जाती हैं। सोशल अलग हो गया, सोशल के अंदर एनवायरमेंट और ये सब चीजें आती हैं। सोशियो इकोनॉमिक मार्कर्स अलग आ गए, जो कि इकोनॉमिक्स से कंसिडर हैं। सोशियो इकोनॉमिक कल्चरल मार्कर्स अलग आ गए, क्योंकि हमें कल्चर क्या सिखा रहा है वो अलग आ गए। ये सारी चीजें बनाती हैं हम क्या हैं, और इन सारी चीजों का बहुत भयंकर लेवल पे मेलजोल है। और ऐसा भी नहीं सिर्फ एक बार बना दिया इन्होंने, ये हमें बनाती रहती हैं, ये कंटिन्यूअस हैं, तभी तो इतनी कॉम्प्लेक्स है सारी पढ़ाई, इसलिए तो इतनी कॉम्प्लेक्स होती है। और फिर वो मद्देनजर रखते हुए तुम्हें समझना है कि 50 कॉम्प्लिकेशंस, 50 वेरिएबल्स एक्ट कर रहे हैं टुवर्ड अ बिहेवियर, जो कि हम फिर कह रहे हैं इसको तो ऐसे हम फिक्स कर सकते हैं, सिक्योर कर सकते हैं। तुमने कहा रोडे कम बनाओ, विच आई डोंट थिंक मेक्स एनी सेंस यार। इफ यू वांट द कंट्री टू बी सक्सेसफुल, तुम कह रहे हो अगर एनवायरमेंट और उनके पॉइंट ऑफ व्यू से जाना है, तो यस द बेटर थिंग वुड बी कि हम एनवायरमेंटल फ्रेंडली कार्स की तरफ लीन करें, एनवायरमेंटल फ्रेंडली ट्रांसपोर्ट की तरफ लीन करें, हम बेटर
ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स बनाएं जो कि एनवायरमेंटल हों। वो कंप्लीटली डिफरेंट टॉपिक है, वो बहुत लंबा वो फील्ड है। अगेन वो इट्स अ कंप्लीट सब्जेक्ट्स की बात कर रहे हो तुम, वो भी एक नहीं 3-4 सब्जेक्ट्स की बात करते हो एक बार में तुम भाई। बट आई थिंक इज यू आर टॉकिंग अबाउट एंटायर सब्जेक्ट्स जिन पे लोग पीएचडी करें, स्टडी करें, वो भी अगेन वहां पे बैठे हैं जहां पे वो कह रहे हैं हमें ऑल वी नो इज अ ड्रॉप, व्हाट वी डोंट नो इज एन ओशन। एक स्टार्टिंग पॉइंट था ये वीडियो। एक वीडियो में सारे इश्यूज की बात करना पॉसिबल नहीं है, तो इस वीडियो में मैंने सेफ्टी और बट तू सिक्योरिटी रूट कॉज पे भी नहीं गया ना मेरे भाई। आई थिंक सारे इश्यूज की तुम नहीं कर पाओगे, ऑफ कोर्स, बिकॉज यू नो व्हाई इट्स नॉट पॉसिबल, बिकॉज इट्स रियली दैट बिग ऑफ एन इश्यू एंड दैट्स व्हाई हम पूरा कंट्री उसको वोट करके हम एक इंसान को देते हैं। इंसान 50 मिनिस्ट्रियां बनाता है, 50 मिनिस्ट्री में 50 मिनिस्टर्स आते हैं, 50 मिनिस्टर्स के नीचे 50 आईएएस ऑफिसर ये सब आते हैं, कैबिनेट मिनिस्ट्री होती है, बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉय किया जाता है, बहुत सारे लोगों के अंदर बहुत सारे फ्रीलांस लोगों को एम्प्लॉय किया जाता है, तभी इतने सारे लोग एम्प्लॉयड हैं, क्योंकि वो इतना बड़ा ऑपरेशन है देश चलाना। और हम बात करें देश की जो सबसे हाईएस्ट पॉपुलेशन में है। फोकस किया। लेकिन अगर आपको ये प्राइम मिनिस्टर ध्रुव राठी का वीडियो अच्छा लगा तो नीचे कमेंट्स में लिखकर बताओ ऐसे ही और वीडियोस देखना चाहोगे। अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, पॉवर्टी, वेल्थ इनइक्वालिटी, लोनलीनेस, पोल्यूशन, क्लाइमेट चेंज। ओके, थैंक यू यार फॉर वॉचिंग।